ही रियलाइज कि अरे ये हमारे लोग नहीं है, तो ही शॉट एट मी। आई शॉट एट हिम, ही शॉट एट मी। कौन सोचेगा कि दिन दहाड़े फौज वहाँ पहुँच जाएगी, और वो भी पैदल नहीं, वो गाड़ी में, और वो भी सिविल गाड़ी में, और वो बिल्कुल घर के आगे पहुँचेगी। 21 SF का ये फर्स्ट फायर फाइट था। दिस वॉज ऑपरेशन बहादुर, और उस समय पूरे कोर में 40 ग्राम उन्होंने एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया था पूरे साल में। हमारे इस एक ऑपरेशन में 40 किलो एक्सप्लोजिव मिला था, और ऑब्वियसली वो 6 आदमी का 6 हथियार तो मिले ही थे। देखा सामने से शमिंदर जिसके हाथ में लगी थी वो आ रहा है, उसके दूर से दिख रहा है खून है हाथ में, और इसी में सर आप 40 केजी का लोड लेकर के 40 किलो का आदमी 40 किलो के वजन के साथ सर। वजन में वही बात है कि आप एक बार चलना चालू कर देते हैं फिर पता नहीं लगता। साइंस फेल हो जाता है। एक तो आर पार निकल गई थी, दूसरी गोली अंदर ही थी, तो वो सर्जरी में निकाली थी। अगर आप खाना खा रहे हैं और वो उसमें जाएगा, वो उसको इन्फेक्ट कर देगा, तो उसको रिकवर करने के लिए वो उसको स्टिच कर देते हैं इंजरी को, और फिर जो उसके ऊपर वाली इंटेस्टाइन होती है उसको पेट के बाहर निकाल के और उसमें एक कट लगाते हैं। और आप शादी में घूम रहे हो, पिक्चर देख रहे हो। आप नॉन स्विमर थे सर, बट डाइविंग में आपको गोल्ड मिलता था। नहीं सर, एंड उसके बाद मैंने सुना है कि फिर आपको बचाने के लिए सर इंस्ट्रक्टर कूदते थे, निकाल के लाते थे सर। मैं एक टीम लेके हमेशा की तरह बाहर तो कहीं घूम रहे थे, वहाँ से पीछे से कॉल आया एक्स्ट्रॉस सर का, सेंगर गेट योर टीम बैक, और मेरे को मालूम था कि इस तरह का मैसेज कब आता है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आज के जो गेस्ट हैं उनके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि वो मेरे लाइफ के एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। एंड ही इज एन X-21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर। जबकि यूनिट में एक साथ मैं उनके टाइम पे था नहीं, लेकिन जब भी मैंने यूनिट ज्वाइन किया तब से लेकर के हमेशा हर स्टेज पे हर जवान से, हर ऑफिसर से उनके बारे में जिक्र सुना है कि एक होते थे जो 40 केजी का पिट्ठू लेकर के 48 केजी का ऑफिसर कारगिल के चट्टानों में सबसे आगे चलता था। He would never give up to any challenge. He's got shot twice, 2 बार उनको इंजरी हुई है। And when he got boarded out after his second injury, गनशॉट उनके बाद कि आर्मी में वो शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, so he cleared one of the most competitive exams and he is doing exceptionally well आज के डेट पे in the corporate world as well. आपने उनके ऊपर जो सीरीज बना है जीत की जित, वो तो देखा ही होगा। So let's watch मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर। एंड यस, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपने अभी तक हमारे मॉन्क्स एंड वॉरियर्स क्लिप्स चैनल को चेक नहीं किया है तो यू मे लाइक टू गो एंड चेक दैट आउट, क्योंकि हमारे सारे पॉडकास्ट के छोटे छोटे स्टोरीज, छोटे छोटे क्लिप्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सर जय हिंद सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर, एंड वी आर सिंसियरली सो ऑनर्ड सर। क्या बताऊँ मैं पर्सनली आपके लाइफ से इतना इंस्पायर हुआ सर कि इफ आई हैव टू मार्क 5 पीपल जो मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है सर, यू आर वन ऑफ दोस। एंड मैं ये 5 इसीलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि मेरे पेरेंट्स को या कुछ सीनियर्स को शायद खराब लग जाए तो आई लीव इट लाइक दैट। बट थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट आप इतने कम टाइम पहले आए थे एंड उसमें से यू बीन एबल टू टेक आउट टाइम, एंड वी नो यू आर मीडिया शाय, आप आना नहीं चाहते थे बट हमने बहुत बुला लिया सर आपको जबरदस्ती करके सर। इनफैक्ट सर मैंने आपके बारे में सबसे पहली बार ब्रिगेडियर शेखावत से सुना सर, एंड उसके बाद से सर मैंने इतना सुना कि मैं बहुत कीन था। मैं सर को बोलता था कि सर सेंगर से जब भी आएंगे ना तो पक्का पकड़ लेंगे इस बार। तो थैंक यू सर। नहीं, thanks a lot. It's been good looking at some of the shots, and to be honest, I haven't seen any full video, but yeah, so you've been doing a great job, and I've been hearing so many great things. मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने लोगों ने क्या क्या कहाँ पर बोला, अरे वो आपकी यूनिट के हैं। So thank you. सर नहीं सर, प्लेजर इज एंटायरली आवर्स। और आपके ऊपर ये मूवी भी बनी है, बट फिर भी सर आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स को ना सर डायरेक्टली आप सामने आकर के और आपसे वो बातें हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि सुनने को मिलेंगी सर। बहुत कमेंट्स आए सर कि सेंगर सर को बुलाइए, सेंगर सर को बुलाइए, इतने व्यूअर्स ने भेजे। चलिए शुरू करते हैं सर। यस सर, विल Yeah. जस्ट स्टार्ट। सर बहुत सारे वो हैं सर, आई रिक्वेस्टेड हमारे 21 पैरा के अदर लेजेंड्स को कि आपके बारे में बताया। फुल हो गया सर मेरा, आई डोंट नो कितने घंटे लगने वाले हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग, विल स्टार्ट सर। आपका एक छोटा सा सर आपके फैमिली का ब्रीफ, इफ यू कुड जस्ट टेल अस।
बैकग्राउंड सर। बैकग्राउंड मैं मेरे फादर पुलिस में थे सर। एंड ही यूज्ड टू गेट वो छोटी छोटी जगह पर पोस्टिंग होती थी उनकी, सर। तो जहाँ भी जाते थे हम साथ में चलते थे। तो हम 3 भाई हैं और जब उनकी पोस्टिंग हुई रीवा में, सर। तो वहाँ पर सैनिक स्कूल है। तो फादर ने पूछा कि सैनिक स्कूल जाना है, तो नॉट नोइंग एनी बेटर, यस इज ऑलवेज द डिफॉल्ट आंसर। तो वैसे भी हम वॉलंटियरिंग में कभी पीछे नहीं रहे हैं। तो आपने हमेशा हर चीज के लिए वॉलंटियर किया है सर। विल स्पीक अबाउट दैट। तो सैनिक स्कूल के लिए भी जब पता लगा, उस समय मैं 4th क्लास में था और ये 5th के बाद होता है, तो एज लक वुड हैव इट फादर की पोस्टिंग हो गई रीवा से। जब तक 4th हम ख़त्म भी नहीं कर पाए थे, एक और बहुत छोटे गांव में पोस्टिंग हो गई। वो रीवा से काफ़ी दूर था और उस समय हमारा स्कूल भी, मतलब वहाँ इंग्लिश मीडियम भी नहीं था। तो होम स्कूलिंग चालू की और साथ में वहीं गांव में जो भी टीचर मिले उनके साथ मिलके थोड़ा अपनी प्रिपरेशन चालू की, क्योंकि सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। यस सर। तो एंड अ वेरी डिफिकल्ट वन एट दैट। हाँ, बिकॉज वो उस स्टेट लेवल पे होता है और उसमें काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है। तो ऑब्जेक्टिव मेरा तो ये था कि किसी तरह से टॉप 3 में आ जाऊं, बिकॉज उस समय टॉप 3 का फीस माफ होता था और फीस पूरे साल का खाना, रहना, स्टडीज, बुक्स सब कुछ मिला के उस समय 700 रुपीज होता था। तो विच वॉज कंसिडरेबल अमाउंट, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि वो किसी तरह से माफ हो जाए। तो काफ़ी मेहनत किया, लेकिन मैं 4th आया। तो दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज फिर मैंने कहा आगे बहुत चीज़ें हैं, ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसको लिए दोबारा ट्राई किया जाए, बिकॉज एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद स्कूल में नथिंग रिमार्केबल, बिकॉज मैं हाइट में आई थिंक सबसे छोटे लोगों में था अपनी पूरी क्लास में और पूरे स्कूल में। ये तो मेरे साथ कॉमन रहा है सर। हमारे अदरवाइज सारे गेस्ट होते हैं, सब लंबे होते हैं सर, और हर कमेंट में ये कमेंट तो आता ही है सर कि आपकी हाइट क्या है और आप फौज में कैसे आ गए। अरे, तो यहाँ तो हाइट नहीं, यहाँ तो वेट का भी प्रॉब्लम था। यस यस सर। तो वेट भी कम ही था, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ों में कोशिश रहेगी हर चीज़ को इम्प्रूव किया जाए, वेदर पढ़ाई है, फिजिकल है। तो धीरे धीरे अपना कोशिश करते रहे, चाहे अपना रनिंग हो, चाहे कोई नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज। तो 6th क्लास में जब पहुँचे थे, तब तो ऑब्वियसली कोई ऐसे एम्बिशन सर, मतलब एम्बिशन तो बहुत था, कैपेबिलिटी या अचीवमेंट देखा जाए तो कुछ कहीं फिगर नहीं करते थे, क्योंकि यस बाकी लोग बाय शेयर हाइट, वेट, पहले की ट्रेनिंग, वो सब चीज़ों से दे वर फार अहेड। सर। तो धीरे धीरे करके पिक किया। बाय द टाइम जब तक मैं 6th 7th 8th में पहुंचा, तब तक स्कूल की जिम्नास्टिक्स टीम में आ गया। फिर उसके बाद में ओह सर, आप स्कूल जिम्नास्टिक्स में थे सर। फिर बाय 11th क्लास में स्कूल वॉलीबॉल टीम में आ गया इस हाइट के साथ। वाओ सर। दैट्स समथिंग सर। वो इसलिए आया क्योंकि कंपटीशन कम था उसमें, सारे अच्छे प्लेयर्स थे, वो सब फुटबॉल और हॉकी में चले गए थे। ऐसा आप कह रहे हैं, दैट्स योर ह्यूमिलिटी। आप कहाँ खेलते थे सर? सो आई यूज्ड टू बी द बूस्टर सर। तो बूस्टर में यस, हाइट की थोड़ी हाइट, नहीं है यस। तो भी चलेगा। तो जब
उसके अलावा और तो कोई चीज़ थी नहीं। दौड़ने में कोशिश करते रहते थे सर कि अपना इम्प्रूव करें। कभी किसी से कंपटीशन नहीं था, अपना ही टाइमिंग इम्प्रूव करते रहते थे। बहुतों ने मुझे बाद में बताया है सर कि आप आपके स्क्वाड में अगर फंस गए तो दौड़ दौड़ के कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। वो बाद में था, स्कूल वगैरह में तो मतलब ठीक था, नथिंग रिमार्केबल। एथलेटिक्स में लिटिल अबव एवरेज सर। हाँ, तो एनडीए जब पहुंचा उस स्कूल के बाद, तो वही बात कि हर चीज़ में जस्ट अबाउट देयर, कोई रिमार्केबल चीज़ नहीं थी। कोशिश करते रहे और कभी ज़्यादा कोशिश कर दी तो नुकसान भी हुआ। फर्स्ट टर्म में काफ़ी तगड़ा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, एडमिट हो गया टर्म के एंड में। सर तो आखिरी के 1 महीना हॉस्पिटल में था, और जब टर्म ब्रेक हुआ तो घर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करने की कोशिश की कि अभी सेकंड टर्म, जो कि मेन एनडीए में उस समय जाना होता था, जब वहाँ पहुँचे तो जाते ही क्रॉस कंट्री अगेन स्ट्रेस फ्रैक्चर और हॉस्पिटल में एडमिट। तो आई वाज, मतलब ऐसा था कि जो अब रनिंग जो कि अब बड़ा नेचुरली आ जाती है, इट वाज नेवर नेचुरल। तो उसमें कोशिश करते रहा और ये करता रहा कि क्या चीज़ इसमें मैं सुधारूंगा तो उससे मेरे को चोट नहीं लगेगी, क्या चीज़ सुधारूंगा तो मैं अच्छा दौड़ पाऊंगा। और कभी ऐसा नहीं था कि किसी और से कंपटीशन है, अपने आप से ही कंपटीशन करता रहा कि ये चीज़ कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसको कैसे और अच्छा दौड़ सकता हूँ। तो जब 2 बार हॉस्पिटल एडमिशन हो गया तो सोचा कि यार रनिंग तो ठीक करना है, एंड आई डिड। तो सेकेंड टर्म के बाद में थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, थर्ड एनक्लोजर, फिर धीरे धीरे करके सेकेंड एनक्लोजर, तो फिफ्थ सिक्स टर्म सेकेंड एनक्लोजर था। और उसके बाद फिर आई थिंक आई गॉट द रिदम। उसके बाद में आई गॉट द रिदम, पैर ने भी साथ देना चालू कर दिया, सर कोई स्ट्रेस नहीं। बॉडी तब तक समझ चुकी थी कि ये मरने वाले पैरों को हैं। लगा हुआ सर कि अभी कितना भी फ्रैक्चर करा लो बट दौड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो जब लग जाते हैं कि ये करना है तो हो जाता है। बट सर वहाँ से एंड सेकंड एनक्लोजर आना, बिकॉज आई थिंक 10 एनक्लोजर होते हैं सर, एंड सेकंड डेज कम नहीं है सर। एंड हमारे टाइम में थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम था कि मोहित सेठ यूज्ड टू बी देयर। तो मोहित सेठ, आई थिंक ही मस्ट बी अ मेजर जनरल नाउ। वो मतलब सबकी टाइमिंग्स खराब कर देते थे। वो सबकी टाइमिंग खराब करता था, बिकॉज ही यूज्ड टू बी, वो बहुत ही अच्छा रनर था, तो उसकी वजह से पूरी एकेडमी की टाइमिंग खराब। एनक्लोजर डाउन हो जाते थे सर। पहले मेहरा, फिर मोहित सेठ, सो इन लोगों ने पूरी एकेडमी की टाइमिंग खराब कर रखी थी। तो सेकंड एनक्लोजर में आना मतलब हमको काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि फर्स्ट एनक्लोजर में शायद वही अकेले होते थे मेडलिस्ट टाइप। फिर उसके बाद ये भागने दौड़ने से प्यार तो रहा ही, और उसको हम कंटिन्यू करते रहे। सर आपके एटीट्यूड में जो सबसे इंस्पायरिंग एस्पेक्ट मुझे जो लगी सर हमेशा से, वो ये रही कि यू हैव नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग बट द बेस्ट। मतलब आप, I'll give you an example कि आप एनडीए में सर, आपके बॉक्सिंग के लिए एनडीए में सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म यू हैड बॉक्सिंग। Yeah. तो सेकंड टर्म में यू गॉट अ गोल्ड मेडल, एंड फिफ्थ टर्म पे आप को बहुत तगड़ी वायरल थी एंड यू डिड नॉट गेट द मेडल। आई थिंक फाइनल में आप हार गए थे सर। फर्स्ट बाउट, सॉरी, यू लॉस्ट इन द फर्स्ट बाउट सर। वायरल था सर। एंड उसके बाद आप ऐसे जाने देने वालों में तो है नहीं सर। सो आप बताइए सर वो पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, एंड I personally find it very inspiring. So first बॉक्सिंग जो नॉविस वाला है उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो थर्ड टर्म वाला था, आई डिड वेल,
मेरे वेट के हिसाब से आई थिंक यू गॉट अ गोल्ड मेडल ना सर? हाँ, तो मतलब मेरे वेट के तो जबकि मैं वेट अपना ऐड मतलब क्योंकि मैं उस कट ऑफ लेवल 48 केजी तक भी नहीं पहुंच पाता था तो मैं केले खा के और जेब में चाबियां रख के अपना वेट देता था जिससे कि वेट मेरा बढ़ जाए। बाकी लोग वेट रिड्यूस करके आते थे उस कैटेगरी में। तो जनरली जो फ़र्क होता था वो काफ़ी होता था वेट में, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी बॉक्सिंग में, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि उसमें भी थोड़ा टांगों में जान चाहिए, जो कि यस सर। लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मूवमेंट के लिए और आई थिंक मेरे वेट के लिए ठीक था मैं। तो 5th टर्म में जब मेरे को मेडल नहीं मिला एंड अपना बॉक्सिंग कैप्टन था और ये वायरल की वजह से जब नहीं मिला तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कुछ तो अब आईएमए में करना पड़ेगा, और आईएमए में 3rd टर्म में बॉक्सिंग थी, तो 2nd टर्म में नहीं 3rd टर्म में उसमें बॉक्सिंग थी। तो मैंने डिसाइड किया और उसी की वजह से ये तो आईएमए में 3rd टर्म में बॉक्सिंग थी, तो इसीलिए बिकॉज बॉक्सिंग को मैं अलग से फोकस करना चाह रहा था, मैंने 2nd टर्म में कोई और स्पोर्ट था नहीं मेरे लिए, तो मैंने डाइविंग पे फोकस किया था। सर डाइविंग का भी सर आपका अलग से पूछेंगे सर उसको। सो जब मैं बॉक्सिंग के लिए तैयारी कर रहा था तो वही होता है कि जब आप किसी चीज़ में फोकस करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, हर चीज़ उसी से रिलेटेड होती है। तो इट जस्ट हैपेंड एंड इट ऑलवेज हैपन्स, जब आप कोई चीज़ करते हैं तो आपको चीज़ें उसी सीक्वेंस में दे कीप फॉलोइंग। तो जो मेरा सबसे अच्छा एल्केमिस्ट वाला डायलॉग वर्क्स है सर, कि व्हेन यू वांट समथिंग तो द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू ब्रिंग। यस, एंड वो मैंने एक बार नहीं, जिंदगी में कई बार देखा है। तो जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा कोर्समेट था RS मान, ही वॉज अ नेशनल लेवल बॉक्सर, तो मैं उसके साथ प्रैक्टिस करता था। नाम मान है तो आई एम श्योर वजन उनका कितना होता होगा। He was obviously heavyweight. He must be a 6 footer सर? नहीं, he was not tall but he was stocky और बहुत अच्छा बॉक्सर था। और मैंने एंड आप 48। हाँ, बट मैं प्रैक्टिस उसके साथ करता था। वो बहुत अच्छा टीचर भी था एंड नाउ ही इज नो मोर, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। बट मैंने आई डिडंट स्टॉप देयर। मैंने कहा कि नहीं, मैं अगर सीरियसली करना है तो टर्म ब्रेक में मैं घर नहीं गया, मैं मान के साथ आईएमए टर्म ब्रेक में कोई घर नहीं जाना सर। तो मैं उसके साथ उसके घर गया। मैंने कहा मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करूँ पूरे टर्म ब्रेक सर आप? हाँ, तो मैंने उसके साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया करनाल में। वहाँ स्टेडियम में जाते थे हम, और वहाँ पर वो और भी बॉक्सर्स आते थे, उनके साथ में हम प्रैक्टिस करते थे। और आफ्टर सम टाइम हमको लगने लगा कि हाँ, कुछ सीख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जब इस तरह से लाइन अप हो गई, तो जब एक्चुअल बॉक्सिंग कंपटीशन आया तो मेरे को कोई मतलब चिंता थी ही नहीं। और आपने सारे नॉकआउट सर? हाँ, सारे नॉकआउट। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि नहीं सर, ये छोटी चीज कहाँ है सर? आई हैव गॉन टू द सेम थिंग एनडीए आई में, कभी ये नहीं समझ में आया कि मैं हार गया हूँ तो मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा, मैं जाकर के ट्रेनिंग बाहर जाके कोचिंग करेंगे सर या ट्रेनिंग लेंगे? नहीं, देखो, अगर आप किसी एक चीज में फोकस कर लेंगे तो हो जाएगा ना। तो सर कभी वो हार नहीं मानने वाला सर, जो आपके लाइफ का बिगेस्ट इंस्पिरेशन दैट विल कीप कमिंग हर स्टेज में सर? सर एक बार वापस एनडीए लेके जाऊंगा सर आपको। आप नॉन स्विमर थे सर, बट डाइविंग में आपको गोल्ड मिलता था। वो हाँ, सो नहीं सर, एंड उसके बाद मैंने सुना है कि फिर आपको बचाने के लिए सर
इंस्ट्रक्टर कूदते थे निकाल के लाते थे सर? उसका कहानी ये है कि अगेन कोइंसिडेंसेस एंड गुड पीपल, तो हमेशा अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको अगर कुछ करना है तो मेरे को ऑब्वियसली स्विमिंग नहीं आती थी, और अब सैनिक स्कूल में कोई स्विमिंग पूल था नहीं, कभी जहाँ फादर की पोस्टिंग होती थी गांव में कहाँ कोई स्विमिंग पूल, नदी में कभी नहा लिए, पानी वो कर लिया, उसके अलावा तो कहीं कुछ था नहीं। तो जब एनडीए पहुंचे तो वो डेड सिंकर होता है ना, सर फेंक दिया तो नीचे डूब जाएंगे, वो उसमें मैं भी ऐसे था। तो डेड सिंकर थे, तो दिमाग हमेशा ये चलता था कि कैसे करके ये चीज़ को हम इसके दूसरे पार जाएं, लिटरली कि पूल के दूसरे पार जाएं, क्योंकि टेस्ट पास हो जाएगा। तो स्विमिंग तो आती नहीं थी, और ये समझ में आ गया था कि हाथ पैर मारने से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो देख देख के बाकी डेड सिंकर्स को ये समझ में आ गया था जितने हाथ पैर मारोगे उतना नीचे जाओगे, क्योंकि आप जब ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं और आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है, और जैसे ही ऐसे होगी आप नीचे जाएंगे। तो आपको कोशिश करके अपनी बॉडी पानी के पैरेलल रखनी है। तो जब ये समझ में आ गया तो डेड सिंकर्स को, अब ना यू आर ए डेड सिंकर, तो मालूम है क्या करते हैं, वो डीप एंड में ले जाते हैं सर और बोलते हैं जंप, क्योंकि वो डीप एंड से जंप करेगा, हाथ पैर मार के शैलो एंड तक पहुंच ही जाएगा, डूबेगा नहीं। तो उन्होंने जंप करा दिया। अब मैं अपना दिमाग लगा रहा था कि अगर हाथ पैर मारूंगा तो मतलब कोई मतलब नहीं है, और पीटी में ठीक था, जिम्नास्टिक्स टीम में था, तो परफेक्ट पोजीशन बनाई, जंप किया और आगे बढ़ने लगे, जिससे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें एक सांस में, वो वहीं पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो पीटीआई साइड में खड़ा था, उसने देखा, उसने कहा इधर आओ। मैं कहा ठीक है, क्या हो गया, अब रोलिंग करा लेगा। तो मैं पहुंच गया, बोला तुम डाइविंग करोगे? हाउ डिड ही आइडेंटिफाई बस फ्लोटिंग देख करके कि सर वो ये जंप वाला मेरी है। एंट्री बहुत अच्छी थी, ओके बिकॉज मेरी एंट्री इतनी अच्छी थी कि ही रियलाइज्ड कि ये ही कैन कंट्रोल हिज बॉडी इन एयर, सर बिकॉज मैं जिम्नास्टिक्स हॉर्स के ऊपर करता था, हॉर्स के ऊपर समरसॉल्ट वगैरह वो सब करता था, तो मतलब कंट्रोल था बॉडी पे, लेकिन स्विमिंग नहीं आती थी। तो उसने कहा कि स्विमिंग करोगे, ओ डाइविंग करोगे? तो कभी आज तक तो ना बोला नहीं किसी चीज के लिए। मैंने कहा हाँ। वैसे भी रोलिंग से अच्छा ही है। तो उसने कहा ये 7 मीटर बोर्ड पे चढ़ जाओ। सीधा 7 मीटर सीधा सर 7 मीटर, तो 7 मीटर चढ़ गए। तो उसने बोला जंप करो, मैं जो बोलूँ वो करते जाना। मैंने कहा पैर ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, वो हवा में मैं वो करके नीचे आता, तो मेरे को फिर उसने निकाला पानी। फिर बोला 10 मीटर पे जाओगे? मैंने कहा हाँ जाऊंगा, जहाँ बोलोगे जाऊंगा। फिर देन इट कंटिन्यूड, फिर मैं डाइव करता था, फिर वो बैम्बू पोल देता था, मैं पोल पकड़ के बाहर आता था। देन आई थिंक इट हैड टू हैपन कि फिर डाइविंग का गोल्ड आ गया। सर नहीं ऐसे नहीं आता सर, गोल्ड करना पड़ता है सर, तभी गोल्ड आता है। बट ऑल दिस टाइम आपको स्विमिंग भी सिखाया किसने कि नहीं सर स्विमिंग छोड़ के? बस या उतना था कि सर पानी में नीचे जाते हैं तो ऊपर आने के लिए हाथ पैर मार के थोड़ा सीख ही लिया, तो तब तक सीख गया था, लेकिन टेक्निकली तब तक टेस्ट नहीं हुआ था, तो मैं नॉन स्विमर गोल्ड मेडलिस्ट था। सर फिर यूनिट से आपने, जब आपको पता लगा कि एसएफ तो अभी मिल नहीं रही है, तो आपने सियाचिन वॉलंटियर कर दिया सर? देखो वॉलंटियर करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो जब सियाचिन के लिए एक रिक्वायरमेंट थी तो मैं एक ट्रिप लेके निकल गया। तो जब सियाचिन में आप पूरा ट्रिप लेके गए थे? मतलब उसको ओपी पार्टी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट के लिए।
तो ओपी पार्टी लेके निकल गए, दूसरी यूनिट के साथ में अटैच होके पहुंच गए अपने चंदन कॉम्प्लेक्स में। सर तो अच्छा था, वो भी टेन्योर बहुत अच्छा था, वहाँ भी काफ़ी लर्निंग्स मिली, वहाँ भी अपने कुछ खास सर वहाँ का? ब्रिगेडियर रावत ने बहुत बताया सर हमें अपने राजीव रावत सर ने सर। क्या क्या बताया है। सर फिर IMSA कमीशनिंग के बाद आप 17 पैरा फील्ड आर्टी गए सर। तो सर एक तो पैरा फील्ड आर्टी क्या है एंड बाकी जो नॉर्मल आर्टी यूनिट्स हैं उससे अलग कैसे है सर? सो 17 पैरा ही एक पैरा फील्ड आर्टी थी, तो पूरी आर्टिलरी रेजिमेंट में, तो एक तरह से क्राउन ज्वेल ऑफ आर्टिलरी। तो बहुत ही उम्दा ऑफिसर्स, करीब 14-15 जनरल्स थे उस यस समय। सर। ओह माय और- गुडनेस सर, 14-15 एंड आई थिंक सर वो अभी तक वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं वो हाँ लोग। हाँ बिल्कुल, वो मतलब पहली बात, जिस तरह से बेस्ट विद इन दी आर्टिलरी दे ऑप्ट और वहाँ आते हैं, और जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग होती है, बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ ज्वाइन किया मैंने, प्रोबेशन पास किया और अगले दिन एसएफ के लिए अप्लाई कर दिया। तो मैं हमेशा ही करना चाहता था। सर तो जब एसएफ के लिए अप्लाई किया तो सबको पता लगा, सीओ और बाकी ऑफिसर्स को, तो बोलते हैं भाई कहाँ जा रहा है, तेरे को नहीं जाने देंगे। आपने, मुझे इतना पता है सर, 6 टाइम्स यू ऑप्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेस और हर बार आपका छुपा दिया जाता था सर फॉर्म। हाँ, तो मैं ऑप्ट करता रहा और हर बार वो रिजेक्ट कोशिश होता जारी रहा। रही। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो करना है। फाइनली एक मौका मिल ऐसा गया। ऐसा क्या था सर, वो इतना, ऑफ कोर्स आपके हर चीज में है सर, बट इतना कि आप स्पेशल फोर्सेस। जब बचपन से फौज के बारे में सोचा था, तो एक इमेज थी दिमाग में, और वो इमेज थी, अगर आज विद ऑल दी नॉलेज हम फौज में नौकरी करने के बाद, वो इमेज थी एक इन्फेंट्री सोल्जर की। वो इमेज और सॉलिडिफाई होती रही जैसे जैसे और पता लगता रहा कि नहीं, वो इन्फेंट्री सोल्जर नहीं, वो स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है। एनडीए से जब हम एनडीए में थे उस समय ऑप पवन था, तो श्रीलंका। श्रीलंका की कैजुअलिटीज़ हमारे सीएचकेआर की पुणे में आती थी। मैं एनडीए से आउटिंग लेके मिलने गया एक सोल्जर से वहाँ पर। पहचान थी या ऐसी? ऐसे ही, ऐसे ही सर। मैं ऐसे ही तो वन पैरा में भी पहुँच गया था। जस्ट मिलने के लिए। केवल मिलने के लिए। तो तो मेरे को क्यूरियोसिटी थी, प्लस मेरे को ये लगता था कि क्या खास है स्पेशल फोर्सेस में, क्या खास है, वो जानने की इच्छा थी, और खुद उसको ज्वाइन करने की इच्छा थी। तो जब ये होता है तो 17 पैरा से मैं 1 पैरा पहुंच गया था एक बार। तो ये तो मतलब दिस हैज़ बीन द ट्रेंड। और जब मैं ऑप्ट करता था कभी भी, तो उसके साथ में 8-10 स्पेशल फोर्सेस के सीईओज या जनरल्स को वैसे ही लेटर डाल, उस समय तो लेटर होता था ना, लेटर ऐसे ही डाल देता था। तो अभी तक मेरे पास रखे हुए हैं उन सब के रिप्लाईज कि एक प्रोसेस होता है, अरे मेरे को मालूम है प्रोसेस होता है। लेकिन मैं सोचा था कहीं किसी तरह से कोई शायद कोई मसीहा बोलेगी अच्छा ठीक है बुलाओ। तो somehow it just worked out, because जब कोशिश करते हैं तो it works out। एक तो ग्लेशियर के बारे में सर अगर कुछ, अदरवाइज सर वो तो अमरनाथ केव्स वाला फिर मैं आपसे अगला शेर वाला तो बहुत ही मतलब पीसफुल टेन्योर होता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने आप को वेदर से बचाते हैं। दुश्मन की गोली तो खैर आती नहीं कभी, और आइल से कि दुश्मन की गोली से कैजुअलिटी नहीं होती है, वेदर से कैजुअलिटी बहुत होती है, और वेदर से बहुत रेगुलरली कैजुअलिटी होती है। तो आपको अपनी प्रिकॉशन लेना, सब क्लीनलीनेस और सर्दी से बचाओ, वो सब करना। और वहाँ की अलग ही पिक्युलियरिटीज़ हैं। हमारी पोस्ट थोड़ी अलग सी थी, और वो अलग सी ऐसी थी कि दुश्मन को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं।
जनरली सब हमको अक्रॉस द बॉर्डर पता रहता है कि कौन कहाँ है, Yes, sir. लेकिन हमारी पोस्ट उनको नहीं पता थी। उसकी मतलब अगेन बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी। तो जो हमारी पोस्ट थी वो एक्चुअली स्नो केव थी। वो Sir. जो टिपिकल हम इग्लू बनाते हैं वो नहीं था, वो स्नो केव थी। और यहाँ पर स्नो केव थी और इसके पास में एक ऊंचा फीचर था। उस फीचर में बर्फ भी थी और थोड़ा पत्थर भी दिखता था। और हम लोगों ने स्नो केव इस पत्थर के पीछे बनाई हुई थी। उस ऊंचाई पर भी एक पत्थर दिखता था, यहाँ पर और एक यहाँ पर। जो ऊपर वाला जो फीचर था उसमें से हमेशा जब कभी धूप निकलती तो धुआं टाइप का निकलता था। तो एनिमी ये सोचता था कि वहां पर पोस्ट है क्योंकि वहां धुआं निकल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे कभी धुआं निकलता ही नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ लंगर ही नहीं था। हमारा लंगर वहां से 1 किलोमीटर दूर था। तो वहां से खाना बन के आता था और ये पोस्ट पे चढ़ने के लिए एक रस्सी लगाई हुई थी। तो उस रस्सी में खाना बांध दिया जाता था, हम रस्सी ऊपर खींच लेते थे। तो लंगर में 2 ही आदमी होते थे, वो लंगर में खाना बनाते थे और यहाँ ला के दे देते थे, हम रस्सी से ऊपर खींच लेते थे। और जब तक ऑब्वियसली ऊपर आता था वो जम जाता था। तो हम उसको फिर अपने स्टोव में, केरोसिन कभी नहीं जमता है, तो अपना स्टोव में उसको गर्म करके खाते थे। तो ये अच्छा टेन्योर था। एक ही हुआ कि हमारे आने से कुछ करीब 90 दिन का टेन्योर होता है, तो उसमें आने से पहले करीब 20-25 दिन पहले एक जहाँ पर हम लोग टॉयलेट जाते थे वो अलग एरिया रखा जाता है, बिकॉज बाकी जगह से आप पानी पीते हैं तो वो वाला एरिया अलग होना चाहिए। तो उस एरिया में, क्योंकि वहाँ कुछ डिकम्पोज तो होता नहीं है, तो वो वाला एरिया ही टूट गया। तो अब हमें ये समझ में ना आया कि हम जाएं कहाँ। तो फिर बड़ा कोई रोप लगा के एक बड़े अजीब एक्रोबेटिक तरीके से हम फिर सुबह तो सियाचिन टेन्योर बहुत अच्छा था सीखने के लिए और वो बहुत काम आया हमें बाद में। पहले मेरे को एक एक्सपेडिशन में वो बहुत काम आया और उसके बाद में फिर मेरे को काम आया कारगिल में। बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा फाउंडेशनल था मेरी आगे की हर चीज़ के लिए। सर, ब्रिगेडियर रावत ने मेंशन किया था आप जब अमरनाथ के वहाँ पे डिप्लॉयड थे सर, तो यू हैड सेट अ रिकॉर्ड घुमरी से अमरनाथ केव्स तक जाकर के वापस आना। एंड somebody tried कि आपके रास्ते से जाए और वो 3 दिन बाद 3 दिन तक घूमते रहे, ऐसा कुछ था सर? या आपने भेजा था सर? हाँ, तो एक घुमरी करके एक पोस्ट है, वहाँ से एक इन्फिल्ट्रेशन रूट है, तो मैं 6 पैरा के साथ में अटैच था। दिस वाज आफ्टर सियाचिन। आफ्टर सियाचिन, तो 6 पैरा के साथ में था एज ए कंपनी कमांडर। और उसमें अपनी कमांड, और आप सोच सकते हैं जब 1 साल का लेफ्टिनेंट अपनी कमांड होती है तो क्या जब आपके पास में 150 लोग हों और टोटल कमांड, तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में निकल जाते थे सुबह सुबह कि आज ये वाला एरिया एक्सप्लोर करना, आज वो। तो वहाँ पर मैप में देखा यहाँ अमरनाथ कहीं आसपास है, तो मैप के हिसाब से चल दिए। एक मचोई ग्लेशियर है, उसके थ्रू निकल के मैप के थ्रू, ऐसे ही ग्लेशियर के थ्रू सर? हाँ, कि सर ने बोला कि सियाचिन रैली है, ये तो छोटा सा ग्लेशियर है। ये डायरेक्शन में अमरनाथ है, मिल ही जाएगा। पहली बार थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन उसके बाद में फिर हमारा ये नॉर्मल रूट। और उस समय अमरनाथ खुला नहीं होता है, अमरनाथ को खोलने का एक प्रोसीजर है, एक टाइमिंग है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये उसके पहले की बात है। तो ऑफिशियली वहाँ मंदिर नहीं खुला है और ऑफिशियली वहाँ जाना अलाउड भी नहीं है सर। और ये इसलिए भी अलाउड नहीं था क्योंकि ये हमारी ब्रिगेड की और डिव की बाउंड्री थी। लेकिन आपको कौन रोक सकता है? एक साल का लेफ्टिनेंट बहुत डेंजरस कमांडर होता है। तो हर मंडे उठ के चल देते थे और दर्शन करके आ जाते थे, और शिवलिंग का सबसे बड़ा जो रूप होता उस समय हम वो देखते थे क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं था। और वहाँ एक बार हमको एक बाबा मिले, कोई कपड़े नहीं पहने, जस्ट एक लुंगी में बर्फ में सो रहे हैं, एंड हठ योगीज। तो वो उस तरह की तो बहुत। Is that why you got into Hatha Yoga, sir?
वो नहीं, वो तो मतलब एक ऐसी चांस एनकाउंटर था कि जब हम पहली बार गए तो फिर उसके बाद में हर मंडे हम जाने लगे कि अपने 2-3 फिट बंदों को उठाया और चल देते थे। तो अगर आप बालटाल से वहाँ से उस पोस्ट से बालटाल के थ्रू जाएंगे तो 23-24 किलोमीटर है, यहाँ से कुछ 15-16 किलोमीटर है, लेकिन बहुत टफ है। मतलब मैं बोलूँगा कि अब मैं सोचूं तो अब मेरे को भी सोचना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्नो क्लाइंब भी है और बहुत ज़्यादा स्टीप है, सीधा अमरनाथ केव के ऊपर आता है वो। तो इसलिए वो अगर आप नीचे पहुंच भी गए तो वापस भी तो आना है ना उस रास्ते। तो इसलिए बट वो बहुत अच्छा समय था कि अपनी कमांड में जो करना है करो, जहाँ घूमना। और कुछ लोग आए थे आपको इंस्पेक्ट करने के लिए सर? हाँ, किसी ने बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा आप जाते हैं, मेरे को भी दर्शन करा सकते हैं क्या? मैंने कहा चले जाओ। अब अब मेरे को नहीं मालूम, मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि शायद कोई मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगले 3 दिन तक वो वापस ही नहीं आए। और आप एक ही दिन में करते थे जाना वापस आना? हाँ, तो वो आई थिंक स्टेज ऑफ लाइफ, फिटनेस, वो सब चीज़ें पे डिपेंड करता है। तो काफ़ी उन्होंने काफ़ी गालियाँ सुनी। वापस नहीं आया, केवल उनका एक कमेंट आया ये पैरा वालों से मत पूछो कैसे जाते हैं। बट बहुत ही अच्छा टेन्योर था वो भी। एंड देन यू वेंट एज अ एडीसी सर? यस, तो जो यूनिट थी वो सियाचिन चली गई, मेरा सियाचिन टेन्योर हो चुका था। मैं एज एडीसी गया तो 2 साल की भी नौकरी नहीं थी और एडीसी पहुंच गए तो जनरल सेठ अभी वो हमारे गॉडफादर हैं, तो उन्होंने बहुत एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने मेरी काफ़ी ग्रूमिंग की है। कितना एक्सपोजर है इसमें एंड क्या क्या लर्निंग्स होती है, बिकॉज आप यंग एज में एक सीनियर जनरल्स के साथ कंपनी कर रहे हैं सर, इंटरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं उस बड़े तो मैं जब गया था तो मेरा कोई मन नहीं था जाने का, वो एक सेल्फिश रीज़न की वजह से गया था। वो आगे निकल के आएगा सर क्योंकि आपके 6 बार रिजेक्ट हो गए थे सर। सर तो मैं मेरा जो एक्सपोजर था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये एडीसी एक बहुत ही पर्सनल रोल है। आपके जो जनरल हैं उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसमें जनरल सेठ वाज अमेजिंग, मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट, मतलब इवन टिल टुडे। तो मेरा कोई मन नहीं था, डिस्पाइट नोइंग कि आई एम विद वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स पॉसिबल, बट फिर भी मेरा मन इसलिए नहीं था बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि यार एडीसी का रोल एसएफ वालों के लिए नहीं होता और मैं एसएफ जाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा अनमना सा काम करता था एंड द जनरल ही सॉ इट। तो एक बार शुरू में ही हम भोपाल से आमरडेव इंस्पेक्शन के लिए झांसी गए, तो वहीं पास में खजुराहो होता, तो वहाँ का एक डिटूर ले लिया। तो वहाँ पर एक गाइड एक्सप्लेन कर रहा था कुछ, मैं डिसइंटरेस्टेड सा था बिकॉज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ों में, और मैं तो ये सोच रहा था कि अच्छा अभी वापस जाके मैं रन के लिए निकलूँगा या कुछ खेलूँगा, मेरे दिमाग में वही चलता था। तो गाइड जब कुछ समझा रहा था मैंने तो सुना नहीं, फिर वो जनरल सेठ ने बोला एक मिनट वो एडीसी साहब को बुलाओ। बोला एक बार और रिपीट करना जो आपने बोला, गाइड को बोला। तो गाइड समझाने लगा कि ये जो स्टैचू है ये किंग की स्टैचू है और ये जो है ये इनके मंत्री हैं। तो वो मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ रोल प्ले ही वाज डूइंग। उन्होंने बोला कि अच्छा ये मंत्री क्यों होता है, मंत्री क्या करता है। उसका पूरा समरी ये था कि एक राजा हर चीज नहीं कर सकता है, इसलिए उसको अपने स्टाफ की जरूरत होती है। एडीसी भी एक स्टाफ है, उसका कोई रोल है जो कि इस जनरल को
सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को समझाया अच्छा। कि उसके बाद मैंने सोच लिया कि इस इंसान के लिए मैं जान भी दूंगा। और उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं पूरा रेसिप्रोकेट किया कि जो भी काम है बिल्कुल अच्छे से करना है, और बिल्कुल जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है एडीसी की और उनकी तरफ से जो रेसिप्रोकेशन आया वो आया एज अ गॉडफादर, व्हिच वाज जस्ट अमेजिंग। बोथ जनरल एंड मिसेस सेठ, दे हैव बीन जस्ट अमेजिंग। तो मेरे लिए एक्सपोजर इतना अच्छा था कोर, और उसके और काफ़ी ऑप्स डिस्कशंस में मैं इंक्लूड हो जाता था, अपने आप बैठ के सुन लेता था। उसके बाद में हम 3 कोर चले गए 1 साल के बाद में। तो वहाँ पर जाकर नागालैंड में ऑपरेशन गोल्डन बर्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हमने पूरा एग्जीक्यूट किया फ्रॉम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन टू द एंड। आपको मन नहीं किया सर कि खुद जाके ऑपरेशन कर लूं? मन तो बहुत करता था, और रोज सुबह इसीलिए अपना फायरिंग में भी जाता था, और रोज सुबह का अपना रूटीन तो अलग ही था। 3 बजे उठ करके सर? सुबह 3 बजे उठ के आप दौड़ने जाते थे? हाँ, सुबह उठ के अपना वो रूटीन मैंने कभी नहीं छोड़ा। सुबह उठ के अपना पिट्ठू डाल के, बिकॉज मालूम था इसके बाद में एसएफ में जाना है, तो सुबह उठ के अपने निकल जाते थे, और पूरा चक्कर लगा के फायरिंग करके, अगर टाइम है तो स्विमिंग वेपन के साथ में करना, अदरवाइज वापस आके अपना दिन का जनरल के साथ में पूरा रूटीन। उसके बाद में शाम को स्क्वाश या कोई कुछ तो करना था। सो यहाँ से फाइनली यू डिड सम एक्सपीडिशन, आपने एक्सपीडिशन भी किया, एंड हाँ द जनरल कुड नॉट रिफ्यूज आपका वॉलंटियर फॉर्म सर? हाँ, मैंने कुन विच इज 7000 उसको किया, हाइमेक्स एक्सपीडिशन। कुन इज दैट नूनकुन वाला? नूनकुन वाला। ओके सर सर। तो इट इज़ वन ऑफ दोज रिकग्नाइज्ड पीक्स जिसको कि कुन का नाम दिया गया है, बिकॉज उसको खून से कुन बना है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर कैजुअलिटी हुए हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी पीक, तो इसलिए उसका नाम कुन है। तो जब एक्सपीडिशन किया तो जनरल संजय सिंह हमारे एक्सपीडिशन लीडर थे, और जब फाइनल समिट हुआ तो मैं उसका लीडर था, और मतलब इट वाज अनदर अमेजिंग एक्सपोजर। एंड वही बिल्डिंग ऑन सियाचिन का एक्सपीरियंस, मैंने कोई हॉर्स कोर्स नहीं किया था, लेकिन इसकी एक और अच्छी बात ये थी कि 9 पैरा के ट्रुप्स हमारे साथ में थे, 9 पैरा एसएफ के ट्रुप्स हमारे साथ में थे जो एक्सपीडिशन कर रहे थे, तो एक और नया एक्सपोजर मिला उनके साथ में। तो उसके बाद तो हो गया कि भाई अब तो एसएफ जाना है। एंड जैसे ही एडीसी टेन्योर ख़त्म होने लगा, तो मैंने जनरल सेठ से रिक्वेस्ट करके मैंने कहा एमएस ब्रांच तो करेगी नहीं, आप प्लीज़ हेल्प करिए। तो उन्होंने मेरा फॉर्म आगे पुश किया, और मेरा पोस्टिंग फिर 21 में हो गया प्रोबेशन के लिए। सर 21 का उस समय 21 कन्वर्ट हो रही थी सर, फ्रॉम 21 मराठालाई टू 21 पैरा एसएफ, एंड नाहन के अंदर, एंड जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो 10 पैरा और 9 पैरा से आए हुए थे, बड़े खूंखार होते थे उस समय का। थोड़ा सा आप माहौल, पहले इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं सर, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ा सा माहौल डिस्क्राइब कर। चेंज आसान नहीं है किसी के लिए भी। 1, 9, 10 थे, अब 21 ऐड हो रही है, तो थोड़ा रेजिस्टेंस था, नया कॉन्सेप्ट था, इन्फेंट्री बटालियन कन्वर्ट हो रही है, रेजिस्टेंस था। तो जो उस समय लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए था 21 के ऑफिसर के लिए, वो शायद बाकी तीनों बटालियन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सही था या गलत था, मैं तो ये बोलूँगा कि ये नेचुरल है, और उसीलिए थोड़ा टफ था। उस समय सिलेक्शन रेट 13% हुआ करता था। 13%? 100 में से 13 आदमी सिलेक्ट? 100 में से 13 आदमी। तो उस समय मैं पहुंचा था, और उस समय जस्ट भंडराल, शेखावत और पठानिया, इन लोगों ने कंप्लीट किया था अपना प्रोबेशन सर, मतलब कंप्लीट करने वाले थे जब मैं पहुंचा था। तो बहुत ही
एक ही कमरे में ऐसे पड़े हुए होते थे और मेरे को याद है उनका प्रोबेशन ख़त्म होने वाला था तो उनका डिस्कशन किस तरह होता था कि शेखावत बोलता है पैट सर अब प्रोबेशन ख़त्म हो रहा है अब चड्डियों का बंटवारा हो जाए क्योंकि सबकी चड्डियाँ एक साथ ही पड़ी होती थी किसी को मालूम नहीं कौन क्या पहन रहा है तो वो मतलब ऐसा था कि हम लोग ना केवल प्रोबेशन कर रहे थे हम लोग एक्चुअली एक अलग वे ऑफ लाइफ इवॉल्व कर रहे थे और उसी की वजह से वो वाला जो गैंग है हमारा इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्लोज है और बॉन्डिंग अभी हम लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हम लोग अभी पिछले 2 साल से हर 2 साल में मिल ही रहे हैं और हम इस तरह नहीं मिलते हैं कि मिल के बैठ के दारू पिया वैसे भी कम ही लोग पीते हैं हम लोग अपने ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं हम वो यादें ताज़ा करते हैं कि हम यहाँ गए थे हमने ये ऑपरेशन किया था सो वो जो कामरेडरी थी वो बहुत अलग थी और आई थिंक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो आपने पूछा कि क्या एटीट्यूड था आई थिंक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वही था जब तक कोई ऑपोजिशन नहीं होगा वो सॉलिडारिटी नहीं आएगी जब तक एनडीए में रगड़ा नहीं लगेगा आपकी सॉलिडारिटी नहीं आएगी कोर्समैन स्पिरिट नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर ये ग्रुप की सॉलिडारिटी वहीं से क्रिएट हुई है और अभी हम जब मिलते हैं तो वही चीज़ें याद करते हैं और मज़े की बात यह है कोई बदला नहीं है सब वैसे ही है अभी रावत सर अगेन सर उन्होंने बहुत मदद की हमारी सर ही वाज टेलिंग अस कि जब आप प्रोबेशन के लिए यू टर्न्ड अप तो वो जो खूंखार हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे सर हनुमान एंड लक्ष्मण इन्होंने कोई कमेंट मारा था कि आजकल चूहे जैसे लोग भी कमांडो बनने चले कोई गलती नहीं है बिल्कुल सही बोला उन्होंने 18 मिनट्स में आने के बाद यहाँ से करना फिर उनको लगा कि शायद ये 48 केजी का जो बंदा है इसको अगर पिट्ठू लगेगा 25 केजी का तो शायद ये पीछे आ जाएगा बट देन आई थिंक इवन स्पीड मार्चेस में आप फर्स्ट तो कोई शक नहीं था आप फर्स्ट आ जाते थे और जो सेकंड बंदा आता था वो अबाउट 35 मिनट्स का आप लीड देते थे सर ये देखो एक बार जब आप चलना चालू कर देते हैं फिर कोई मतलब फिर रुकने का सवाल नहीं है आप एक बार जब चल देते हैं चाहे आप बीपीटी दौड़ रहे हैं चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चाहे इफ आई में चाहे सर जब कारगिल में थे 48 केजी का आदमी 40 किलो का पिट्ठू लेके एंड ये तो सर मैंने खुद पता नहीं कितनी बार यूनिट में सुना है सर आपका नाम की सिंगर के बारे में पता है तुम्हें चाहे 48 केजी का आदमी सबसे हैवी 40 केजी का पिट्ठू लेकर के चलता था और सबसे आगे तो देखो एक बार जब चलना चालू कर दिया फिर चलना है अब आपका चाहे 5 किलोमीटर हो 10 किलोमीटर हो 20 हो या 40 हो या फिर वो लास्ट वाला 100 किलोमीटर तो एक बार चलना चालू कर दिया फिर रुकने का मतलब नहीं है आप वज़न की बात कर रहे हैं तो ठीक है आप होता है बॉडी वेट रेशो कितना कैरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बट बियॉन्ड अ पॉइंट साइंस फेल्स वाओ एंड माइंड टेक्स ओवर तो दिस इज ब्यूटीफुल सर I'll request you to repeat this. This is beautiful. नहीं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि आपका खुद का वेट आपका हाइट ये सब चीज़ें हैं दे डू मैटर आई विल नॉट से कि ये मैटर नहीं करती हैं लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट जब आप उस मेंटल स्टेट में होते हैं तो एवरीथिंग जस्ट अलाइंस आप चलते रहते हैं the generation needs this sir कि एक पॉइंट के बाद आपका इट्स ऑल हियर सो जब बीपीटी में हम मतलब बीपीटी तो बहुत आसान होता था कि ठीक है
ये 5 किलोमीटर। सॉरी सर, आपको मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये बताया कि स्पेशल फोर्सेस का प्रोफेशन भी आसान था। आई स्वेयर बहुत सारे लोग स्कैंडलाइज हो जाएंगे सर आपकी बात सुन के। बट सॉरी सर, आई इंटरप्टेड यू सर, प्लीज सर जब पहली बीपीटी हुई होगी तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपको देख के तो कुछ अलग रही होंगी। हाँ, मैं तो आ गया था व्हाटएवर 80। आप तो दीमापुर में 3 बजे से उठ के प्रैक्टिस कर रहे थे सर। हाँ नहीं, आई वाज लकी। आई विल नॉट डिस्काउंट दैट। मैं लकी था क्योंकि जब मैं एडीसी था तो मेरे पास सुबह का टाइम हमेशा होता था। सुबह में 3 बजे से उठ के 7-8 बजे तक, जब तक वो जनरल रेडी होते थे तब तक मेरे पास पूरा टाइम होता था। सुबह के 4-5 घंटे मेरे होते थे। उन 4-5 घंटे में मैं अपना पिट्ठू उठा के पूरा कोर हेडक्वार्टर का पूरा कोर एरिया का पूरा चक्कर लगाता था, फायरिंग करता था, अगर टाइम है तो स्विमिंग। ये शायद सर आप अकेले एडीसी रहे होंगे उस टाइम पे एंटायर इंडियन आर्मी में जो कर रहे होंगे सर। सीरियसली नहीं Yes. सर, आप यू आर सो हम्बल कि आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम होता था। ये टाइम तो सुबह का सबके पास होता है सर। बिल्कुल। वो तो यू डिसाइड टू गेट अप एट 3 o'clock एंड डू दिस, ये टाइम किसके पास नहीं है? सबके पास है। वो नहीं तो आई थिंक मे बी है सर, बिल्कुल। नहीं सर अभी भी मुझे नहीं it's your लगता mind, mindset। कितने लोग 3 बजे उठकर ये सब करते हैं एंड फिर नॉर्मल रूटीन में शामिल होते हैं। देखो, जब डिसाइड किया एसएफ में जाना है तो ये तो करना ही है। तो जब ये तभी तो प्रोबेशन यही। आसान लगा सर आपको। जब ये प्रैक्टिस में था तो फिर प्रोबेशन में वो काम आया, और प्रोबेशन में काम आया, उसके बाद काम आया, हर जगह काम आता रहा वो तो आई थिंक वो फाउंडेशन जो बन गई एक बार, वो फाउंडेशन हमेशा चलती रही। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत मतलब बहुत बड़ा स्किल चाहिए, बहुत कोई ऐसी चीज़ चाहिए। वो तो आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, आपको बस उसके लिए मेहनत करना है। तो जब मैं प्रोबेशन के लिए पहुंचा तो पहली बीपीटी में मैं आके खड़ा हो गया, अपना रिलैक्स करके स्ट्रेच वगैरह कर रहा था। कितने टाइम में? आई थिंक फर्स्ट वाला 18:30 था। उसके बाद यू वुड हैव इम्प्रूव्ड। हाँ सर ब्रिगेडियर भनोत ने बताया कि आप और वो एक ही रूम में थे। इनफैक्ट आपका 100 किलोमीटर खत्म हुआ था, प्रोबेशन खत्म होने वाला था और उनका प्रोबेशन शुरू हो रहा था। तो जब आप 100 किलोमीटर खत्म करके आए और आपने अपने शूज उतारे सर, तो शायद आपकी सारी नेल्स निकल चुकी थी सर। नेचुरल है, अब इतना आप लोड लेंगे, इतना करेंगे तो कहीं तो टूटेगा। तो हाँ, नेल सारे साफ हो गए थे। तो ये तो स्ट्रेस पैर कितना ले सकता है उतना ही लेगा ना। तो ये सर 100 किलोमीटर में तो नहीं हुए होंगे, पहले से ही कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा सर, वो तो एंड आप करते रहे सर। तो इसमें बिकॉज टू बी फेयर पता नहीं लगता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, पता नहीं लगता। बाकी दर्द इतने होते हैं कि वो दिखता ही नहीं। तो ये चीजें तो नेचुरल हैं और फिर वो मालूम है कि ग्रो हो जाएगा, उसमें क्या है। तो मैं कह रहा था कि सर ये जो चीज़ है सर, कुछ ही लोग बोलते हैं। इसके लिए भी ये बोलना कि ग्रो हो जाएगा और पेन होता रहता है एंड फिर भी करना। बिकॉज़ मैक्सिमम लोग जो आपने बताया ना सर कि 13% का सिलेक्शन रेट था, तो वो बाकी 87% वहीं आउट हो जाते हैं सर। अगेन इट्स द मेंटल मेकअप। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई सब चीज शरीर से नहीं होती है। शरीर जरूरी है लेकिन इट्स नॉट इनफ। सर कमिंग बैक टू 21 पैरा एसएफ सर, सो ये वो टाइम था जब 21 पैरा एसएफ बिल्कुल रेज हुई थी, और जैसे आपने एक बार बता भी रखा है सर कि जो स्पेशल फोर्सेस फ्रेटर्निटी थी तब तैयार नहीं थी कि और एक इन्फेंट्री यूनिट, एक मराठा लाई यूनिट को सडनली स्पेशल फोर्सेस बन जाए। तो बहुत एक आई वुड से इन एक तरह से ये हेल्दी भी है, बिकॉज यू आर एलीट फ्रेटर्निटी और ऐसे कैसे किसी को आने देंगे। उस समय सर कुछ हमारे ऑफिसर्स जैसे भंडराल सर का आई थिंक सबसे पहले उनका आरएसओ कोर्स में जो रेजिमेंटल सिग्नल ऑफिसर्स कोर्स Yes. होता है उसमें ही गॉट आई ग्रेडिंग।
Shekhu sir, Haas में he got high grading and best student if I'm not mistaken. Shekhu sir got a best student in Haas sir, high altitude winter warfare school. And उसके बाद रावत सर ही गॉट सिलेक्टेड फॉर आउट ऑफ ऑल ही गॉट सिलेक्टेड फॉर डाइविंग. उन्होंने अपना शायद वेज एज का वेवर भी दिया था कि ओवर एज हो गए थे, लेकिन नहीं मैं फिर भी करूंगा. उसने आंखों का ऑपरेशन भी कराया था केवल डाइविंग के लिए. आंखों का अच्छा। ऑपरेशन डाइविंग के लिए सर. सर he used to wear He used to wear very heavy glasses. तो उसको हटाने के लिए उस समय इंडिया में ये दिस सर्जरी हैड जस्ट स्टार्टेड और उसने उस समय वो ऑपरेशन कराया था. oh he is also again sir. एंड इट वाज टेकिंग अ चांस क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि ये कितना सक्सेसफुल होगा. So coming back to जो मैं कह रहा था सर, उसमें to top all सर, आप वायोस में से you got all the awards of एक कमांडो कोर्स के लिए आप गए सर, एंड उसमें you got all the awards वहाँ पे सर. तो this again shows आपका mindset कि nothing below the best accept करेंगे आप सर. देखो अगेन मैं तो यही बोलता हूँ कि देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मैं भी हाँ सर, ऐसा ही लग रहा है. देखो इफ यू अप्लाई योरसेल्फ टू इट तो ये इसमें क्या है. जब मैं वायोस के लिए गया तो मैं सभी लोगों से 5 साल सीनियर था. 5 years senior. तो कोर्स सीनियर. हाँ कोर्स सीनियर तो होना ही था. तो मैं मेहनत से डर तो लगता नहीं है. तो जब भी जो भी चीज़ होती थी उसमें दिल लगा के करता था. तो ये सब चीज़ें तो मतलब दे कम एज इट इज. मेहनत तो सॉरी सर, आप बहुत हम्बल हैं, तो मैं आपको और थोड़ा सा वो करता हूँ सर कि मेहनत तो और भी लोग करते हैं ना सर. हाँ सभी करते हैं एंड जो मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं. अब वो दूसरी बात है कि जितना मेहनत उतना रिजल्ट. तो बिकॉज जैसा मैंने बोला कि चाहे फिजिकल हो चाहे एकेडमिक्स हो कुछ भी हो उसमें मेरे को तो यही लगता है कि आप अगर फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. देयर इज नो वे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप जब तक फोकस करते रहिए आपको रिजल्ट मिलता रहेगा. जब मैं वायोस कर रहा था तो मेरे नोट्स जो होते थे वो इतने परफेक्ट होते थे कि मेरे को मालूम था कि इसमें अगर 10 पॉइंट्स हैं तो 11वां पॉइंट किसी इंस्ट्रक्टर के पास भी नहीं होगा. तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मतलब उसमें एफर्ट लगा रहा हूँ और वो होगा. इसी तरह कमांडोज में अगर वहाँ पर ये रेकी तो नहीं कर पाता था रूट की, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें कि भाई कहाँ पर टाइम बचाना है, किस तरह का ड्रेस पहनना, जो मैं बोल रहा था कि घड़ी इस तरह की पहनो कि टाइम ना देखना पड़े. रनिंग के टाइम Sure. अंधेरा होता है तो वो टच करने से वो आवाज करके आवाज बताता आएगी. है. आवाज वाली कि कितना टाइम हो गया है, तो उससे अपने आप को पेस करो. और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप उससे टाइम बचा रहे हैं कि आप अगर रुक के देख रहे हैं या चलते चलते देख रहे हैं तो आप एक्चुअली एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. इसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और दौड़ रहे हैं. तो उस समय तो यही छोटी छोटी खुशियाँ मिलती थी. उस समय ये स्मार्टफोन और ये सब चीज़ें थी नहीं. कोई आप अलार्म नहीं लगा सकते, कोई पेसर नहीं लगा सकते, कुछ होता नहीं था. सर लेकिन ये 100 रुपए की एक घड़ी ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी. अब किस तरह की आप वेस्ट पहनेंगे, जूते में आपके वो जो ओजी सॉक्स होते हैं उसके अंदर आपको नायलॉन सॉक्स पहनने चाहिए. वो छोटी छोटी चीज़ें जो सीखी थी कि अगर आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा, किस तरह के जूते पहनने हैं, किस मार्च के लिए कितना वेट आप ले रहे हैं उसके साथ में. तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं और इट जस्ट एड्स अप. आप आगे जाते हैं, आपको रिजल्ट दिखते हैं. सो सिंपल. एकदम से वही कह रहा था, एकदम सिंपल है सर. नहीं सर, अमेजिंग. I'm just so glad that you are here with us sir. तो सर आप फाइनली स्पेशल फोर्सेस में तो आ गए. अब उसके बाद सर पहला जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस जिसके लिए आपको लग रहा होगा कि एसएफ में जाएंगे और जाते ही कुछ ना कुछ एकदम कमाल कर दूंगा, तो वो पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस फायर फाइट कब हुआ सर? अगेन आई वाज लकी. तो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वो
किस्मत की बात है कि मेरा नी सर्जरी हुआ रग्बी खेलते में, तो मेरे को पीछे छोड़ दिया उन्होंने और मैं ओसी रियर था और पूरे टीम्स आगे चले गए, असम में डिप्लॉय हो गए। एंड आप कहाँ पर थे सर? मैं नाहन में था। हमारा रियर वहाँ पे था सर, नाहन में। हाँ, रियर उस समय यूनिट नाहन में थी, लेकिन हम लोग हाँ, तो मैं जब ओसी रियर था तो मैं रोज सीओ को फोन करता था, सर मेरे को बुला लो। आई कैन इमेजिन आप ओसी रियर सर। तो आखिर में परेशान हो गए, सीओ ने बोल दिया आ जाओ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे को पीछे छोड़ दिया था ओसी रियर बना के और मैं बिल्कुल खुश नहीं था। तो मैं सारी टीम्स डिप्लॉयड हैं, मैं अकेला पीछे ओसी रियर। तो मैंने रोज सीओ को फ़ोन करना, सीओ को अब सीओ अगर बाहर हैं तो रेडियो सेट पे बात करना कि सर मेरे को बुला लो। तो आखिर में परेशान होकर उन्होंने बोला ठीक है आ जा। सीओ कर्नल क्रिस्टोस है कर्नल क्रिस्टोस। सर। तो एक्चुअली देखा जाए तो जनरल कुलार ने भी थोड़ा सा पुश किया था। उन्होंने बोला ठीक है मैं बोलता हूँ सीओ से, तो वो पुश किया, हो गया। कुलार सर वाज दैट वाइसी? हाँ, उस समय कर्नल एक्स्ट्रॉस वाज वो उस समय जाने वाले थे, तो कर्नल एक्स्ट्रॉस और मैं साथ में यहाँ से निकले थे। ओके सर। तो दिल्ली में पहुँचे, वहाँ से फ्लाइट ली, 14 फरवरी हम निकले और जब लैंड किया वहाँ पर, तो वो बोला कि अरे जहाँ ट्रेन से पहुँचे हम, कहाँ, बोगाई गाँव। सर तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं, न्यू बोगाई गाँव जाना है, वहाँ पे क्यूआरटी आई है। वो यूजुअल कन्फ्यूजन। तो हम वो दूसरी जगह पहुँचे, कुछ मालूम तो था नहीं। वहाँ पहुँचे तो देखा क्यूआरटी है, और वो क्यूआरटी थी अपना एक नायक क्लर्क, 2-3 वो उसका क्यूआरटी लीडर थोड़े से ईआरई वाले, थोड़े से इधर-उधर के कैटेगरी, और मतलब 2-3 कॉम्पिटेंट ऐसे करके वो क्यूआरटी जो बना देते हैं, वो आए हुए थे लेने के लिए कि साहब चलते हैं। और हमने कहा ठीक है, पास में एक आरटी ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, तो उसमें चले गए। तो वहाँ पर पता लगा कि कोई इनको आरटी ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, वहाँ चले गए। वहाँ पर कोई इन्फॉर्मर आया हुआ था और हम जीवन के पास में बैठे थे और वो बोलता है कि सर ये इन्फॉर्मर आया हुआ है और ये बोल रहा है कि कहीं इंसर्जेंट्स हैं। मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा इंसर्जेंट्स हैं? मैंने कहा कब आए? तो बोला कल रात को आए। मैंने कहा अभी क्या टाइम है? अभी 9 बजे हैं। अभी तो ये निकलेंगे। वो रात के लिए रुकते हैं, वो वहाँ रुकते, परमानेंट तो रुकते नहीं है। तू कितनी देर पहले चला? इन्फॉर्मर से पूछा। तो आइडिया लग गया कि वो निकलने वाले होंगे। मैंने कहा नो टाइम टू लूज, अभी चलते हैं। और फिर तो सारी प्लानिंग मैंने कहा रास्ते में होगी, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस। मैं व्यूअर्स के लिए एक बात, एरिया आपका नहीं, आप अभी आए हैं अभी ट्रेन तो से। आप यूनिट भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तो आप आके यूनिट नहीं पहुंचे हैं और आप आरटी यूनिट में और आरटी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में गए, वहां आपको इन्फॉर्मेशन मिली और वो क्लर्क और जो इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ उनके साथ आप चल दिए सर। हथियार हैं, सर हाँ ट्रुप्स हैं, सर। खबर है। काफी हथियार हैं, ट्रुप्स हैं। हमारे तो हमारी तो ईआरई और हमारे तो जो ट्रेड्समैन हैं वो भी शार्प शूटर्स हैं। तो क्या है? सर हाँ। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, लेट्स गो। अब ये था कि किस तरह से जाना है, क्या करना है। तो एक सीएचटी थी, मिनी बस टाइप, उसमें सब सिविल हायर ट्रांसपोर्ट। सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, तो उसमें भर दिया। मैं तो ट्रेन से उतरा हूँ, मैंने तो कपड़े भी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। मैं ब्लैक कलर की जीन्स और ऊपर टी शर्ट पहना हुआ था और एक कैटेगरी से अपनी राइफल ले ली, उसका एमिनेशन पाउच लेके पहन लिया। बस मैं तैयार, और बाकी लोगों को बोला ठीक है। जो G3 था वहाँ पर, वो मेरा एनडीए में स्क्वाड्रन टाइप था। सर वो आया मैप के साथ में, उसने बोला सर ये देख लो, यहाँ पर ये इन्फॉर्मर ने ये बताया है। मैंने कहा इन्फॉर्मर को थोड़ी बहुत हिंदी आती है? उसने बोला थोड़ी थोड़ी आती है। मैंने कहा चलेगा। तो हमने कहा बस में बैठो
और इन्फॉर्मर को बोला इसको ड्राइवर को जनरल डायरेक्शन बता दो और सभी सोल्जर्स को सीट ऐसी होती हैं जो दोनों साइड, मैं कहा बीच में आ जाओ, मिनी बस के बीच में और नीचे हो जाओ क्योंकि सभी यूनिफॉर्म में हैं। मैं अकेला था जो कि यूनिफॉर्म में नहीं था और वो इन्फॉर्मर और ड्राइवर 3 ही लोग थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे। सबको नीचे बिठाया और सबको बोला मैप के आसपास आ जाओ। तो वो जितना जिसको देख रहा था आधा पदा जो भी दिख रहा था, मैंने बोला ठीक है। अब इन्फॉर्मर से सवाल पूछना चालू किया, कितना बड़ा घर है, कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन। तो वो तो मैप उसको देखना आता नहीं, हम अपना अंदाज लगा रहे और हम कैलकुलेट कर रहे अच्छा इतना देर लगेगा। फिर उससे बोला कि कैसा घर है, तो वो उसी से चाइना पेंसिल से बना के कि घर का शेप बना के, वो टिपिकल एसमीज घर सी शेप में और एक साइड में वो बैम्बू की जाली होती है, बेरा इट्स कॉल्ड। हाँ, और बीच में एक ओपन एरिया होता है। तो वही लेआउट। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा किस कमरे में, बोलता वो कमरा नहीं मालूम लेकिन घर यही है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो एंट्रेंस कहाँ से है, निकलने का कहाँ से है। उसके पीछे घर के एक रिवर थी और वो ओपन एरिया के बाद में वो रिवर थी और उसके बाद फिर जंगल चालू थे और वो भूटान के लिए जाने का रास्ता था। तो हमें मालूम था ये अगर हम जाएंगे वो शहर की तरफ तो जाएंगे नहीं, वो तो भूटान की तरफ जाएंगे क्योंकि कैंप उधर है। तो हमने प्लान किया कि मैं तो जा ही रहा हूँ क्योंकि मैं आई एम क्लोजर टू Yes. देम। जो यूनिट वाली पार्टी है उसमें शेखावत था, तो शेखावत को बोला तुम आ जाओ दूसरी तरफ से और तुम उस तरफ से जब ये भागेंगे यहाँ से, बिकॉज इनको तो भागना है, तो ये जब भागेंगे तो दूसरी तरफ से तुम कॉम करना चालू करो। तो अच्छा था, इट वाज नाइस कि हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और नॉन कॉम्प्लेक्स प्लान नहीं बना सकते थे कि आप उधर से आओ हम इधर से आएं। क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतना ही प्लान बनेगा। जब निकल गए आगे देखा हमने, उसको इन्फॉर्मर को बिठा दिया कि तू देखते रहना, घर आने से कम 200 मीटर पहले रोक देना, तो हम गाड़ी से उतर जाएंगे। नहीं तो पता लगा कि हम एक साथ निकल रहे हैं और वो वहाँ खड़े हुए हैं हमको मारने के लिए, क्योंकि एक ही गेट था, वो छोटी मिनी बस। तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा था हमें क्या मालूम। हम तो अपना बाद में अब मैं अपने ट्रुप को ब्रीफ करने लगा कि एक जेसीओ को बोला तुम इस तरफ से जाना, बिकॉज वो थोड़ा सा मतलब मेरे को नहीं लगता था कि उस तरफ से निकलेंगे क्योंकि वो शहर की तरफ था। जो भागने वाला रास्ता था और जो एंट्री थी इसमें घर में, मैं उस तरफ से मैंने कहा मैं उधर से जाऊंगा बिकॉज वही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो मैंने कहा मैं उस तरफ से जाऊंगा और मेरे साथ में मैंने अपना ब्रीफ किया। जब थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो इन्फॉर्मर पीछे मुड़ के बोलता आ गए। उसने 200 मीटर पहले नहीं, उसने घर के आगे रोका। तो आई डोंट नो वेदर दैट वाज गुड और बैड, मे बी गुड, बिकॉज हम सीधा उतरे और भागे बिकॉज सबको मालूम था क्या करना है, लेआउट थोड़ा सा आइडिया था। जब मैं भागा क्योंकि मेरे को डायरेक्शंस का आइडिया था कि हाँ किस डायरेक्शन में वो एंट्रेंस है जिसमें कि मेरे को जाना है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पीछे वाली पार्टी दूसरी डायरेक्शन में चली गई। अच्छा। और जाते ही मेरे सामने एक बंदा था। अब मैंने तो देखा उसको मैंने फायर किया। You saw a weapon? आई सॉ अ गाय विद अ वेपन। आदमी वेपन के साथ में मेरे को ही देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक। तो मेरे पीछे जो बंदा था उसने बाद में बताया कि वो तो हंस रहा, ही वाज स्माइलिंग, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सिविल ड्रेस में, मैं आधा फौजी वैसे ही नहीं लगता हूँ। तो उसने सोचा होगा ये हमारे साथ, आई डोंट नो क्या सोचा, वो हंस रहा था, बट ही फर्स्ट शॉट ही वेंट डाउन। द सेकेंड गाय ही रियलाइज्ड कि अरे ये हमारे लोग नहीं है, और फिर उसको ऑब्वियसली फौज और दिखी, तो ही शॉट एट मी। मतलब इट वाज साइमल्टेनियस, आई शॉट एट हिम, ही शॉट एट मी, दोनों को लगी गोली। एंड उसके बाद तो फिर मतलब इट वाज मेहम। फिर तो चालू हो गया फायर फाइट दोनों तरफ से। सर। और एज एक्सपेक्टेड उन लोगों ने दे मेड अ डैश टुवर्ड्स दैट साइड। उन्होंने चालू किया। टोटल 5 लोग करीब हम लोगों ने वहाँ गिरा दिए। एक
बाद में हमको पता लगा वो हॉस्पिटल में जाके ड्यू टू ब्लड लॉस, जबकि उसके केवल उंगली में गोली लगी थी, वो ब्लड लॉस से वो खत्म हो गया। तो टोटल 6, उंगली से सर ब्लड लॉस? दैट्स व्हाट हॉस्पिटल टोल्ड अस। एंड आपको सर खबर भी चेक ही थी या जो खबर थी इन्फॉर्मर की वो चेक ही थी? खबर ओके, तो इसमें लोग और भी थे, तो कुछ निकल के भी भाग गए। अच्छा, घर के अंदर सर? घर के अंदर और भी थे लेकिन वो भाग गए। सर आपके पास एक क्यूआरटी थी जो आपको रिसीव करने रेलवे स्टेशन पर आई थी, एंड जो आपने बताया कि जिसमें क्लर्क्स एंड कुछ कैटेगरी वाले वो सब मिक्स थे। 6 से 7 की क्यूआरटी होगी सर, और आपके पास जो खबर थी वो 6 से ज्यादा लोगों की थी, और आपने उन्हीं के साथ प्लान बनाया, बस में बैठे और चले गए सर। देखो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। पहली बात, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे साथ था। मेरे को मालूम था कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिन में कौन सोचेगा कि दिन दहाड़े फौज वहाँ पहुँच जाएगी, और वो भी पैदल नहीं, वो गाड़ी में, और वो भी सिविल गाड़ी में, और वो बिल्कुल घर के आगे पहुँचेगी। सरप्राइज हमारे साथ पूरा था, वो मेरे को मालूम था। भाई कॉन्फिडेंस है कि अपने शार्प शूटर्स हैं, इतनी ट्रेनिंग तो कराई है, और कैसे भी हों ये छोटे मोटे मिलिटेंट्स के लिए काफ़ी हैं। तो वो डर नहीं था, दुख ये था कि बाकी निकल गए। तो जब हमें मालूम था कि ये है, तो और उसमें काफ़ी मतलब फिर जब एकदम से फायर खुलता है, फिर मेरे को लगा कि मेरे को तो लग चुकी थी, तो मेरे को मालूम था, मैंने रेडियो सेट से बता भी दिया कि मेरे को लग गई है। सर इसी में आपके आके जो पहला वाला आपकी इंजरीज हुई वो इसी वाले ऑपरेशंस में हुई? हाँ, और ये 21 SF का ये फर्स्ट फायर फाइट था। ओके सर। ओह सर। ऑपरेशन बहादुर, और उस समय पूरे कोर में आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, पूरे कोर में 40 ग्राम उन्होंने एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया था पूरे साल में। हमारे इस एक ऑपरेशन में 40 किलो एक्सप्लोजिव मिला था, और ऑब्वियसली वो 6 आदमी का 6 हथियार तो मिले ही थे, और काफ़ी सारा एम्यूनेशन, और उस समय के लिए, क्योंकि उस समय एक्शंस कम होते थे। यस। उस समय इतना ज़्यादा हमारी फोकस भी नहीं होता था, और वो इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट थे कि एक्शन होता ही नहीं था। तो इसलिए रावत और ये सैमी सर और ये सब लोग मतलब इतना कंप्लेन करते थे कि हम लोग यहाँ 3 महीने से बैठे, हमको कुछ नहीं मिला। वो एक दिन आया, आया भी नहीं पहुंचे अभी, भी नहीं। आया भी नहीं अभी तो पहुंचे भी नहीं है। एक्चुअली टेक्निकली आई हैड नॉट इवन, मैं तो रिपोर्ट भी नहीं किया था, बिकॉज बटालियन हेडक्वार्टर में पहुंचा ही नहीं था। तो टेक्निकली तो मैं रास्ते में ही हूँ, तो रास्ते में से ही वापस चला गया। तो इसी में सर शेखू सर हैज आल्सो नरेटेड दिस, और आई थिंक शेखू सर ने आपको फिर बताया था कि आपके भी बॉडी में फैट्स है सर, पीछे से जब आपको आपकी इंजरी का यू जनरली गॉट हिट इन द पेल्विक एरिया सर। हाँ, so there was one bullet which hit the like the lower intestine on the left, and there was one which hit the abdomen. तो दोनों एब्डोमेन और लोअर इंटेस्टाइन हिट थे, तो पेल्विक में नहीं लगी थी, वो पेल्विक वाला दूसरा था। तो जब ये मतलब इस तरह की इंजरी होती है, तो यू नो कि ब्लीडिंग काफ़ी होती है, और उसमें मालूम है, एक तो आर पार निकल गई थी, दूसरी गोली अंदर ही थी, तो वो सर्जरी में निकाली थी फिर। इसका सर का जो रिकवरी है दैट इज अगेन Yes. उसके ऊपर अलग से एक मूवी बन सकती है सर। तो वी वुड लाइक टू हियर दैट सर, जिसमें आप शायद वो ब्लैडर बैग के साथ में रावत सर की शादी में भी गए थे सर, वैसे एंड यू चेंज लॉट ऑफ आपके जो को ऑफिसर थे सर साथ में, उनका लाइफ अगेन यू ट्रांसफॉर्म। हु कम्स बैक टू हेल्प यू लेटर? मुझे पूरा पता है सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक। तो रावत की शादी तो ऑब्वियसली मैंने फिर वो लुंगी में, और वो एक अपना कोलोस्टोमी बैग और यूरिन बैग के साथ ऊपर कुर्ता पहन के वो अटेंड की थी। तो अगेन फिर हॉस्पिटल से भाग के गए थे, और जाके हॉस्पिटल से देहरादून अपने डॉक्टर की गाड़ी में, मतलब अगर कुछ होगा तो डॉक्टर है ना साथ में। अपने डॉक्टर मतलब जो आ रहे हैं वो हमारे हाँ, टोजो से। तो सर उनकी गाड़ी में बैठ के दिल्ली टू देहरादून मैरिज अटेंड करके वापस। तो सी उसका ये था कि जो इंजरी होती है इंटेस्टाइन की,
वो थोड़ी अनप्लेजेंट होती है, बिकॉज जो हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन्स के थ्रू नीचे निकलता है। तो जब लोअर इंटेस्टाइन इंजर होते हैं तो उसका रिकवरी का एक ही तरीका है कि आप लोअर इंटेस्टाइन में खाना नहीं जाने दीजिए। तो अगर आप खाना खा रहे हैं और वो उसमें जाएगा, वो उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो उसको रिकवर करने के लिए वो उसको स्टिच कर देते हैं इंजरी को, और फिर जो उसके ऊपर वाली इंटेस्टाइन होती है उसको पेट के बाहर निकाल के और उसमें एक कट लगाते हैं। तो आप जो खाना खाते हैं वो खाना नीचे नहीं जाता है, वो इस कट से बाहर निकलता रहता है एंड यू हैव नो कंट्रोल। इस प्रोसेस से, और उसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोलोस्टोमी। तो वो कोलोस्टोमी बैग लग जाता है, तो ये थोड़ा अनप्लेजेंट होता है। तो अगेन Can't imagine सर, बॉडी के अंदर से आपका इंटेस्टाइन बाहर है और उसमें बैग लटका हुआ है और यू हैव नो कंट्रोल, पूरा खाना उसमें जा रहा है। हाँ, और इसी तरह से यूरिन का भी वो रोकने के लिए और आप शादी में घूम रहे हो, नहीं, पिक्चर देख रहे हो। उसका रीजन था एक्चुअली। अगेन आई गॉट लकी। मेरे बाजू में जो पेशेंट था आरएनआर हॉस्पिटल में, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ जीआई स्पेशलिस्ट। तो वो डॉक्टर से मैं बस उसका सर खाता रहता था। मैं कहता था अच्छा इसके इंजरी के बारे में बताओ, इसका बताओ। तो थोड़ी देर बाद उसने जवाब देना बंद कर दिया, उसने किताबें पकड़ाना चालू कर दिया। तो मैं किताब पढ़ता रहा। तो उसका मेरा जिस्ट ये था कि क्योंकि इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट, तो इसमें साइकोलॉजिकल रिकवरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल रिकवरी से। सर तो जिस दिन ये पता लगा कि साइकोलॉजिकल रिकवरी है, उस दिन के बाद मैं हॉस्पिटल में रुका ही नहीं। कभी मूवी देखने जा रहा हूँ, कभी कुछ, और वो नर्सेज भी परेशान, सब परेशान, क्योंकि मैं रहता ही नहीं था वहाँ। आपकी बातों से सर बहुत सारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वालों को प्रॉब्लम होने वाली है। आई कैन इमेजिन। बट आई एम सॉरी आई कुडंट रेजिस्ट दैट, बट यस इट्स गोइंग टू चेंज लाइव्स अगेन सर। बिकॉज इट्स अगेन योर मेंटल मेकअप। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब रावत की शादी अपॉर्चुनिटी, हम तो घूमने जाते थे तो वहाँ शादी में भी गए उसी ड्रेस में, सेम कुर्ता लुंगी, एंड सब जगह उसी तरह से। आई विश आई कैन गेट अ फोटोग्राफ ऑफ दैट सर। You will never find a photograph of me injured or in crutches or on wheelchair, never. वाओ सर वाओ, कभी देखा है? नहीं कभी नहीं देखा। You will never find. So I don't imagine myself ever in that state. मैं जो विजुलाइज करता हूँ इट्स डिफरेंट, तो इसलिए कभी मिलेगी नहीं। तो उस समय भी जब मैं क्रचेस पे था, अगर कोई फोटो ले रहा होता था, आई मेड श्योर कि वो क्रचेस नहीं होंगे वहाँ। तो मैंने कभी भी, बिकॉज यू visualize yourself and you don't want to see yourself in a state where you don't want to be. मैं इमेजिन कर रहा हूँ सर इस पैकेज के अंदर Yes. क्या है सर। वेरी डिफिकल्ट सर, वेरी डिफिकल्ट कि एक्चुअल में क्या है सर आपके डेप्थ। नहीं, so that was where Rajiv's wedding happened, and like we have been, and वो group ही ऐसा था हमारा। That group was so close knit for multiple reasons and still is, कि हम लोग मतलब एक दूसरे के लिए आप जो बोलो वो। So and that shows in operations, that वो हर जगह दिखता है कि कैसे आगे बढ़ के दूसरे के लिए आते हैं। तो That's band of brothers. Yes. So coming back to your injury sir, रिकवरी उसके बाद कैसे हुई? रिकवरी। तो मेरे को अगेन मैं पढ़ता रहता था। फिर मेरे को बताया कि कोई एक जवान है जिसको पिछले साल लगी थी, वो उसको 1.5 साल हो गया है, यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो मैं उसको देखने गया, मैं उससे बात की। सबसे मैं मिलता रहता था, बात करता रहता था, क्या हो गया, क्या कैसे कर रहे हो, क्या चीज़ तुम अच्छा करते हो, क्या चीज़ मैं अच्छा करता हूँ, सबसे बात करता रहता था। तो आइडिया लगता रहता था। आधे डॉक्टर हो गए थे बेसिकली, तो पता था कि क्या करना है। फिर 3 महीने में सब परेशान हो गए, उन्होंने कहा भेज दो इसको। तो 3 months आई वाज आउट। 3 महीने में बाहर आ गया। 1 साल के अंदर तब तक यूनिट जोरहाट में आ गई थी। एक अ वेरी काइंड सोल
एयरफोर्स विंग कमांडर डॉक्टर, उनको मैंने बोला सर आप मेरे को अपग्रेड कर दो। उन्होंने बोला नहीं कर सकते बिकॉज इस इंजरी में ये टाइम पीरियड होता है, ये होता है। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपग्रेड कर दो, मेरी यूनिट ऑपरेशन में जा रही है। तो बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर वो जब मतलब मैं कुछ ज़्यादा जिद करता रहा तो उसने फाइनली बोल दिया कि यार देख, एक कंडीशन पे, क्योंकि ये जो अपग्रेडेशन था ये केवल नॉर्मल जाके पेपर वर्क था, पॉलिसीज अच्छा। पेपर वर्क था। तो उसने कहा कि मैं तेरे को एडमिट करूंगा। मैंने कहा ओ नहीं, मैं एडमिट नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा टीम का कबड्डी मैच है। तो मेरी टीम को जिताना है, तो मैं एडमिट कैसे? तो बोला नहीं, एडमिट होना जरूरी है। तो बोला मेरे को एक काम है। मैंने कहा ये क्या बात, मतलब कुछ अजीब सा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो अब कुछ नहीं तो चलो इसी बहाने अपग्रेड कर देगा, क्या करेगा, आई डिडंट नो क्या काम है। तो जब एडमिट हुआ तो एक और ऑफिसर थे वहाँ पर, यंगस्टर, तो उसके भी वही सेम चोट। तो जैसे मैं पहले देख के आया था कि उसी तरह की चोट, सेम कोलोस्टोमी बैग। सो देयर वाज अनदर ऑफिसर, तो वो मतलब वो छोटा सा हॉस्पिटल था, उसमें 2 ही लोग थे। अच्छा। 5 एयरफोर्स बेस हॉस्पिटल सर। हाँ, जोरहट वाला। हाँ, तो ऑफिसर वार्ड क्या था, मतलब एक छोटा सा कमरा था, 2-3 बिस्तर लगे थे, तो उसमें एक वो था, एक मैं था बस। तो मैं गया वहाँ पे, मैं तो फिट था, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, मैं क्या करता वहाँ। मैं गया, देखा अरे ये तो कोई और पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुमको उस पेशेंट की मदद करना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। मैं गया, पूछा हेलो मैं ये हूँ, आप कौन हो? तो बोला लेफ्टिनेंट सो एंड सो। उसकी मदर साथ में थी, तो मैंने बोला हेलो आंटी। सब नॉर्मल अपना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला कि अच्छा कितने दिन हो गए, क्या हो गया? तो पता लगा कि वो जैसी मेरी इंजरी वैसी ही उसकी इंजरी, सिमिलर टाइमलाइन सब कुछ। लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठता था, बहुत मतलब काफ़ी बुरे हाल में था। आई डोंट नो ये डिस्कस करना चाहिए कि नहीं, बट मैंने कहा कि यार तो भाई आप ऐसा करो कि थोड़ा-सा मतलब घूमो फिरो चलो। तो मदर बोलती है, वो तो बोला नहीं, ये मदर बोल रही नहीं, नहीं इसका बहुत बुरा हाल है, ये इसके यहाँ ग्रेनेड लगा है और ये टेररिस्ट से ऐसे एनकाउंटर हुआ था। कुछ मदर अपना एक्सप्लेन करने लगी। मदर्स तो मदर्स हैं सर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। तो मैं चला गया अपना कबड्डी मैच में, जाके अपना टीम से टीम की चीयरिंग वगैरह करके स्ट्रैटेजी बना के कैसे जीतना है वो सब करने लगा। शाम को आया तो शाम को देखा फिर मदर बैठी हुई वहाँ पे। मैंने कहा आप जाते नहीं हो? बोलते नहीं इसको अगर रात को कुछ चाहिए। मैंने कहा यार पूरा स्टाफ है, आप क्या करोगे? बोलते नहीं, नहीं मैं अपने बच्चे के पास रहूँगी। तो मैंने उसको मैंने बोला ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मदर हैं। मैं फिर अपना सो गया। फिर अगले दिन देखा उसकी सिस्टर भी आई। तो मेरे को ये लगा कि वो पानी पीना है तो एक तरफ से चम्मच से सिस्टर पानी पिला रही, वो दूसरी तरफ से मदर टॉवेल से मुँह पोंछ रही, और वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा। तो मैंने उसको जाके फिर समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, फिर देखा नर्स आके वो क्लीन कर रही है पूरा एरिया। मैंने कहा यार भाई, ये तो मैं पहले दिन से अपना क्लीन कर रहा हूँ। मेरे को जब पता लगा कैसे क्या करना है, मैं अपने आप कर रहा हूँ। ये तुमको नर्स की क्या ज़रूरत है? तो फिर मदर ने बोला नहीं बहुत सीरियस इंजरी है। तो मैंने कहा अच्छा सीरियस इंजरी है तो फिर कोई बात नहीं। तो उसके बाद ये चलता रहा 1-2 दिन। फिर मैं जाके अपना डॉक्टर से लड़ाई-भिड़ाई करता रहा, मेरे को निकालो ये वो। कबड्डी चैंपियनशिप हमारी आ गई। फिर जब थोड़ा मेरे को एक दिन बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है? ये क्यों ऐसे कर रहा है? तो मैंने बोला भाई तू उठ तो जा, खाना खा ले, उठ के बैठ जा। हर चीज़ लेटे-लेटे थोड़ी होती है। बिकॉज़ उठोगे तो अपना डाइजेशन अपने आप ही ठीक होता है, सब कुछ होता है। तो अगेन मदर, वही सेम मदरली इंस्टिंक्ट। तो मैंने मतलब
आई वॉज रूड। मैंने बोला आंटी इसकी इस कंडीशन के लिए आप जिम्मेदार हो, मैं भी इसी कंडीशन में था अराउंड सेम टाइम। मैं अगर ठीक हूँ इसलिए ठीक हूँ बिकॉज जब मेरे पेरेंट्स मिलने आए थे मैंने उनको घर भेज दिया था। मैंने कहा मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। जितना ज़्यादा आप इसको इस तरह से आप सोच रहे हो प्यार दे रहे हो, लेकिन आप प्यार नहीं दे रहे हो, आप इसको कमज़ोर बना रहे हो। अगर इसको आगे कुछ हुआ आप इसके ज़िम्मेदार होगे। और मैं चला गया। उस रात को मैं हॉस्पिटल में ही नहीं रुका, मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मैं जाके अपने कमरे में सोया उधर यूनिट में। सुबह आया तो डॉक्टर ने कुछ तो बना के मेरे को कमांड हॉस्पिटल भेज दिया कि वहाँ से चेकअप करा के लाओ, बिकॉज उसको अपग्रेड करने के लिए बहाना चाहिए था। जब मैं कमांड हॉस्पिटल से 2 दिन बाद आया कैलकाटा से, तो मैंने देखा कॉरिडोर में वो वॉकर के साथ चल रहा है। उसके बाद फिर तो मैंने कहा बॉस शाम को तैयार रहना, मैं तेरे को मूवी लेके जाऊंगा। वहाँ छोटा सा थिएटर था, उसमें आई थिंक एक ही शो होता था। हमें मालूम भी नहीं कौन सी मूवी लगी है। वो वैसे वॉकर के साथ गया शुरू? नहीं, मैं यूनिट से जोंगा मंगाया क्योंकि मैं तो यूनिट में आ गया था ना, तो अपग्रेड कर दिया मेरे को। तो मैं यूनिट से जोंगा लाया, उसको बिठाया, मैंने कहा चल मूवी। वो बोला कौन सी मूवी? मैंने कहा कि मेरे को क्या मालूम, जो भी है। गए वहाँ पे, मूवी तो चालू हो चुकी थी, पता नहीं कितनी निकल चुकी थी। टिकट ऑफिस में गए तो मैनेजर बैठा था, बोलता है आप मूवी देखने आए हो? हमने कहा हाँ। तो हमने कहा टिकट दे दो। बोलता है आप आर्मी में हो? हमने कहा हाँ। बोलता आप ऐसे ही बैठ जाओ। उसे पता लग गया कि इनको कुछ आइडिया नहीं कहाँ आए हैं, वो एसमीज मूवी चल रही थी। तो हम जाके बैठ गए, कुछ देर ऐसी देखा, कुछ पॉपकॉर्न खाया, कुछ वापस आ गए। मैंने कहा कि अब हर शाम को तेरे को लेके जाऊंगा, तो तैयार रहना बस। उसके बाद में ही कंटिन्यूड इम्प्रूविंग। फिर उसके बाद में द नेक्स्ट टाइम आई मेट हिम वाज इन वेरी डिफरेंट सिनेरियो। We'll talk about that, Yes. sir. We'll talk about that, sir. Amazing, sir. So, शेखू सर बता रहे थे कि सर उन्होंने आपको एक एडवाइस दिया था कि आपको सेकंड टाइम भी जब गोली लगी तो पेल्विक एरिया में मिलते हैं तो आप एक बुलेट प्रूफ कच्छा लगवा लो। वो ये इनफैक्ट आप- आज मेरे को पूछ रहे थे कि सर का पूछना कच्छा कहाँ है, बुलेट प्रूफ बनवाया कि नहीं अभी तक। कि आपको जैकेट की जरूरत तो है नहीं सर। शेखू को अब जरूरत है। सर को पता नहीं है कि आप आए हुए हैं सर। नहीं, he knows because हमारा वो रेजिंग डे का था ना। यस 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 यस। सर यहाँ से यूनिट मूव करी थी सर कारगिल, या किस तरह से हुआ था? तो उसके बाद तो हम लोग काफ़ी अपने छोटे मोटे ऑपरेशंस और एक्सरसाइजेज सब में बिजी हो गए। जब चलते ही रही एक्सरसाइजेज और ऑपरेशंस, तो मैं एक टीम लेके हमेशा की तरह बाहर तो कहीं घूम रहे थे। वहाँ से पीछे से कॉल आया एक्स्ट्रॉस सर का, रेडियो सेट। एक्स्ट्रा वाज ट्वाइस। हाँ, ही वाज 2IC। तो उनका रेडियो सेट पे मैसेज आया, सेंगर गेट योर टीम बैक। और मेरे को मालूम था कि इस तरह का मैसेज कब आता है। हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट रेडी था हमको पिक करने के लिए। पूरी टीम को उठा के सीधा जोरहट वहाँ पहुँचे। एयरक्राफ्ट लोड हो चुका था, बाकी क्लोजिंग की तैयारियां चल रही थी। तो पता लगा कारगिल में इंट्रूजन हो गया है, और पता लगा कि अभी इसी समय मूव करना है। हाँ, सो हमको उठा के सीधा वहाँ भेज दिया 15 कोर। पहुँचे वहाँ तो ऑब्वियसली फॉग ऑफ वॉर, कोर हेडक्वार्टर में बहुत कम इंफॉर्मेशन। फिर हम आए ऐसी जगह से थे कि जोरहट कोई माउंटेन्स नहीं, कुछ नहीं, तो ट्रूप्स को एक्लेमेटाइजेशन भी करना था। तो हम लोग वैली में इंडक्ट हो गए थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए, और छोटा मोटा ऑपरेशन करने के लिए हम लोग वहीं पे चले गए। और बिकॉज उस समय तक और भी चीज़ें होनी थी, इक्विपमेंट आना था,
हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट था भी नहीं। तो ये सब चीज़ें पैरेलली हो रही हैं कि एक्लिमेटाइजेशन चल रहा है, इक्विपमेंट गैदर हो रहा है, सब चीज़ें एक और काफ़ी स्पीड में हो रही हैं। तो इतना तक था कि हम लोग लैंड करके हमारे पीछे एक्स्ट्रॉस सर का प्लेन जो आ रहा था, उनको लैंड ही नहीं करने दिया, उनको पठानकोट भेज दिया बिकॉज़ ओह माय गुडनेस! हाँ, तो काफ़ी उस समय कन्फ्यूज़न हो रखा था। फिर जो एयरफ़ील्ड थी उसका क्लोज़र हो रहा था, नए-नए ऑर्डर्स आ रहे थे। सो वही टिपिकल दिस इज़ श्रीनगर एयरपोर्ट सर 15 श्रीनगर। तो हम लोग किसी तरह से कि हाँ, हमको अपनी टीम साथ रखनी है, हमको ये इंश्योर करना है कि टीम एक्लिमेटाइज़्ड हो, हमको ये इंश्योर करना है कि उनका इक्विपमेंट सही हो, हमको ये इंश्योर करना है कि हम सही तरह से डिप्लॉय हो जाएँ बिकॉज़ जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता ही है। और इतने बड़े मैसिव ऑपरेशन में जिसमें कि मतलब बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी वाज़ मोबिलाइज्ड, तो उसमें तो कन्फ्यूज़न बहुत नेचुरल था। तो फाइनली जाके हम 121 ब्रिगेड में हमको भेज दिया गया कि भई कारगिल वही है एरिया 121। तो सोनल सर हमारे साथ में थे। तो उन्होंने बोला कि हम सबसे मुश्किल वाली चोटी पे कब्ज़ा करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम होता है ना कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। हमने कहा कि सब ये बताइए कि सबसे मुश्किल और सबसे ऊँची पहाड़ कौन-सी पोस्ट है उनकी जिसको कि कैप्चर करना है। तो उन्होंने बताया जब पोस्ट का, तो पता लगा कि उस पोस्ट तक पहुँचने में ही मतलब पोस्ट के लिए बेस कैंप जो हमारे जहाँ तक ट्रूप्स जा सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने में ही हफ़्ता लग जाएगा। वो उस तरह का था। तो काफ़ी अंदर को थी तो ऑब्वियसली जो टाइगर हिल वगैरह तो रोड से दिखते थे। इसको तो ना तो कोई देखने का तरीका ना कुछ, वो तो आपको मैप में दिखता था। बट बिकॉज़ हाइट की वजह से वो पूरा एरिया डोमिनेट करता था। तो डिसाइड हुआ मेरी टीम में रावत 2IC, रजनीश अनदर वन ट्रुप कमांडर। तो हम लोग तैयार हो गए कि चलेंगे और जब निकल गए वहाँ से तो डिप्लॉय होने लगे एंड अगेन काफ़ी कुछ हुआ उसमें इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग और बैक एंड फोर्थ। फिर जिस तरह से हम आपस में कोऑर्डिनेट करते रहे, काफ़ी दूसरी जो वहाँ पर इन्फेंट्री बटालियन थी, उनकी कुछ कैजुअल्टीज़ हो गई थी आर्टी शेलिंग में, तो उनको हम लोगों ने इवैक्यूएट किया। काफ़ी मतलब थोड़े अजीब से सिनेरियोज़ भी थे, लेकिन वी सेड कि मतलब इंडियन आर्मी कैसे भी करके। तो वन प्रॉमिस वी हैड गॉट ब्रिगेड कमांडर से कि कभी भी इवैक्यूएशन के लिए कभी किसी भी कंडीशन में मना नहीं करना है। तो उसकी वजह से हमारे साथ में जो बाकी इन्फेंट्री बटालियंस थी, उनकी भी कैजुअल्टीज़ हम लोग बड़े आराम से इवैक्यूएट करवा पाए। तो हमको हमेशा हेलीकॉप्टर सपोर्ट अवेलेबल था। सो दैट वाज़ गुड। उसके बाद काफ़ी हमारे लोगों ने भी काफ़ी बहुत अच्छे काम किए उसमें। जब हम लॉन्च होने वाले थे फाइनल अटैक के लिए सर। फाइनल अटैक में मतलब अटैक तो काफ़ी दूर था। तो कोई नाम भी दिया था सर आप लोगों ने? हाँ, हमने उसका नाम दिया। हम 3 रावत सर को बहुत अच्छा लगा ऐसा सुन के। हम 3 ऑफिसर्स में केवल रावत था जिसकी शादी हुई थी। तो इन ऑनर ऑफ मिसेस रावत। मिसेस रावत हमने उस पोस्ट को वही नाम दिया था। तो हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे कि इस को करना है अटैक, तो इस तरह से था कि पोस्ट यहाँ पर है जिसको कि कैप्चर करना है। अगर हम चाहते तो ये नाले से जाके सीधा यहाँ क्लाइंब करना चालू कर देते, लेकिन जब हम नाले में जाते तो एनिमी को क्लियरली दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिज थी लेकिन उसमें से वो पीछे से ये लोग देख सकते थे इस रिज से। अच्छा। तो यहाँ पर दूसरा पहाड़ी था। तो जब हमने प्लान डिसाइड किया तो हमने कहा कि अगर यहाँ से जाएंगे तो ये तो क्लियर दिखेगा, तो हम चढ़ रहे होंगे, कोई सरप्राइज नहीं होगा, ये हाईएस्ट फीचर है इस एरिया में। तो हमने ये प्लान किया कि हम लोग इधर रहेंगे, ये हमारा एरिया है, यहाँ ये दिखता नहीं है।
इस पहाड़ी के पीछे पीछे जाके हमने प्लान किया कि हम पहले इधर जाएंगे, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे, और ये जो रिज है इसमें हम इस तरह से चलेंगे कि एनिमी को हम दिखे नहीं। तो इस रिज के अलोंग चल के, और यहाँ पर ये इतना स्टीप था जिस जगह से ये रिज खत्म होती थी कि एनिमी सोच ही नहीं सकता कि यहाँ से कोई आएगा, वो बिल्कुल स्टीप था। तो वहाँ पे रोप फिक्स करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो हमारा बेस्ट रोप फिक्सर बालू मोरे, जो हमारे सुविधा मेजर जो बने। हमारे सूबेदार मेजर बने हैं, स्पिरिटेड। तो उसके साथ में एक और रोप फिक्सर ऑल्टरनेट करना, उसके बाद मेरा नंबर, फिर कुछ विकास के ट्रूप्स, फिर हमारे और क्लाइंबर्स, फिर बाकी टीम। ये हमारा मतलब सीक्वेंस था, सब लोग अपना वो करना था। लेकिन जो जिस दिन हमको ये स्टार्ट करना था उसके एक रात पहले हमारे ट्रूप्स यहाँ पर सामान छोड़ के आ रहे थे, क्योंकि ये था कि अगर ये यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये थोड़ा एटलीस्ट ये आसान हो जाएगा, उसके बाद में तो फिर एनिमी एक्सपोजर हो ही सकता है। तो हम वो चाहते थे कि उस समय हम थोड़े फ्रेश रहें, तो यहाँ पर सामान छोड़ रहे थे। एनिमी को दिखा कोई नहीं, लेकिन उसको किसी तरह से आइडिया हो गया कि कोई हलचल है यहाँ पर। तो वहाँ पर वो वैसे एंटिसिपेटरी फायर करते हैं, तो उन्होंने एंटिसिपेटरी कुछ फायर किया, एयरबस्ट किया। एयरबस्ट किया तो उसमें हमारे 2 जवान के चोट लग गई। सर तो एक जवान के सर में स्प्लिंटर लगा और दूसरे जवान के हाथ में। तो नीचे हमको जैसे ही मैसेज आया, हम लोग इस समय यहाँ से अपना सामान लेके चले थे, ये लोग पहुँच के वापस आ रहे थे, तो हम लोग फेरी लगाते थे कि ऊपर पहुँच के सामान डंप करके फिर वापस आओ जाओ। तो हम लोग यहाँ थे और ये पार्टी वापस आ रही थी, वापस आते में इनकी 2 इंजरीज़ हुई। तो ऊपर से जब मैसेज आया कि 2 इंजरीज़ हो गई हैं, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा डॉक आ जाओ। वो हमारे साथ अटैचमेंट में था, शॉट गए, अच्छा बंदा। उसको हमने बोला चलो आगे। हम लोग भागे यहाँ से कि इंजरीज़ को वहाँ से किस तरह से रिकवर करना है। तो देखा सामने से शमिंदर जिसके हाथ में लगी थी वो आ रहा है, उसके दूर से दिख रहा है खून है हाथ में, क्योंकि स्नो में इवन रात को, इट वाज मूनलाइट, इवन रात को हमको दिख रहा है कि वो खून गिर रहा है उसका, स्नो में लाल दिख रहा है। वो आ रहा है और हम लोग जितना भाग सकते हैं, क्योंकि स्नो है, जितना भाग सकते हैं हम भाग रहे हैं। उसके पास में डॉक्टर जैसे ही पहुंचा, क्योंकि डॉक्टर हमसे आगे था, तो वो जैसे ही पहुंचा डॉक्टर वहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं पीछे से कि वो शमिंदर का हाथ उसने पकड़ा और शमिंदर ने जोर से धक्का दिया उसको, बोला मेरे को मत देखो, वो मेरे बडी को सिर में लगी है, उसको जाके चेक करो। मतलब वो स्पिरिट, ये स्पिरिट है। तो उसके बाद ये डॉक्टर भाग रहा था, फिर हमारा एक बीएफएनए था, अमेजिंग। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला इसको मॉर्फिन देना है। बीएफएनए इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी उसकी, उसने वहां पर उस पहाड़ी में, उस हाइट पर, उसने वहां पर स्टिचेस दिए माय गुडनेस सर। सर के अंदर, इमीडिएट शेव करके स्टिचेस उस जगह पर दिए, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं, कुछ नहीं। उसको इवैक्यूएट करके हम नीचे लेके आए, अगर उसने स्टिचेस नहीं दिए होते वो आदमी खत्म हो जाता। डॉक्टर कौन थे सर वो? डॉक्टर नहीं, बीएफएनए था, हमारा बीएफएनए। मैंने हेडक्वार्टर से चोरी किया था। बट अमेजिंग गाय। तो जब ये नीचे पहुंचा है बेस में, वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने जब स्टिचेस देखे, उन्होंने कहा किसने लगाए हैं? बोलते इतने क्लीन स्टिचेस डॉक्टर लगाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। उसने बैटल थिएटर में वो किया सर। अमेजिंग गाय। उसके बाद में फिर हमने कारगिल में ऑपरेशन किया, तो ऑब्वियसली सारा प्रोटेक्शन लेके अगले रात को हमने लॉन्च किया। तो टाइमिंग, वो कोशिश तो ये थी कि हम अंधेरे में करें, लेकिन जो टाइमिंग जिस हिसाब से बैठ रहा था, जब हम पहुंचे वहाँ पर, जब हम रिप्लेनिश हो चुका हमारा स्टॉक वगैरह, तो उस समय तक मूनलाइट आ गई थी।
तो यही था कि हम लोग रात में चलते यहाँ पर पहाड़ी चढ़ते थे और दिन के समय वाइट पोंचो अपने ऊपर डाल के वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना वैसे हम पड़ जाते थे और दिन भर वैसे ही पड़े रहते थे, कोई मूवमेंट नहीं, और उसके बाद फिर रात को चलना चालू करते थे। हाउ मेनी डेज सर? ये हमने करीब 4-5 रात किया था। और इसमें एक रजनीश का ये था कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट था, मैं खुद तो वो काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी करता है और अब मेरा ट्रुप कमांडर था तो मैं एक चीज़ सबको ट्रुप्स को बताता था कि मैंने सियाचिन में एक्सपीरियंस किया था, मैंने माउंटेनियरिंग भी वैसे की हुई थी, तो मेरे को ये आइडिया था कि वेट जितना आप कैरी कर रहे हो, मतलब आपको हर एक आउंस का हिसाब मांगता है शरीर से, वो पूरा वेट आपसे हिसाब मांगता है। इसलिए हम जब कोई भी चीज़ रखते थे, खाने का भी आइटम रखते थे, हम उसका रैपर हटा देते थे कि 1 ग्राम भी अगर कम होता है वो हटा दो। जितना कम आप जितना ज़्यादा फालतू चीज़ें हटाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप पैक कर सकते हो, बिकॉज़ आपको मालूम नहीं कि कितने दिन लगेंगे, कितना एम्यूनिशन चाहिए, और हम तो बहुत एम्यूनिशन हेवी जा रहे थे। हमको रोप चाहिए थी, हमको पूरा जो रोप फिक्स करने के लिए पिटॉन्स, हमारे बूट्स तो ऑब्वियसली वो थे कि हमें क्रैम्पॉन अगर चाहिए होंगे तो वो भी थे। सब हमारे पास हेवी इक्विपमेंट जो कि माउंटेनियरिंग के लिए। हमको एम्यूनिशन बहुत ज़्यादा चाहिए था, खाने के लिए स्पेस नहीं था। वैसे में रजनीश अपना 2 किलो का कैमरा लेके आ गया। मैंने कहा ये कैमरा नहीं जाएगा। काफ़ी उसने गिड़गिड़ाया और वो किया और फाइनली ले गया। और एक्चुअली आई एम थैंकफुल कि वो ले गया, क्योंकि आज जो हमारे पास में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं वो बस उसी कैमरे के हैं। तो जो भी हमारी वॉर डायरी में फ़ोटोग्राफ्स लगे हैं कारगिल के, वो रजनीश के ही हैं और कोई कैमरा नहीं था, और बड़े अच्छे फ़ोटोग्राफ हैं। तो रजनीश का कैमरा काम तो आया, लेकिन शुरू में मैं काफ़ी नाराज़ था, फिर बाद में ऑब्वियसली सब। और इसी में सर आप 40 केजी का लोड लेकर के 48 केजी का आदमी 48 किलो का आदमी 40 किलो के वजन के साथ साथ हाँ, तो वज़न में वही बात है कि आप एक बार चलना चालू कर देते हैं फिर पता नहीं लगता। साइंस फेल हो जाती है सर। पता तो चलता है सर। ये बाकियों से पूछो सर। पता तो चलता है सर, थोड़ा बहुत तो पता चलता है। जो ज़रूरत है वो तो कैरी करना है, और अगर मैं कैरी नहीं करूँगा मेरे ट्रुप्स नहीं करेंगे। मेरे ट्रुप्स नहीं करेंगे, मेरी सक्सेस नहीं होगी। सब कुछ वहीं से ओरिजिनेट होता है। लीडर को आगे चलना है, लीडर को वो करना है जो कि वो एक्सपेक्टेशन है ट्रुप से। तो कैरी करके आगे गए। बहुत ही उम्दा मैं बोलूँगा टीम की स्पिरिट थी, और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, करीब जहाँ से हमको अटैक लॉन्च करना था, तो ये फीचर है, तो जहाँ से हमको अटैक लॉन्च करना था उससे करीब 2 रात पहले एक हमको मैसेज आया कि हमारा जो लीड रोप फिक्सर, लीड क्लाइंबर है, उसको घर जाना है, घर में इमरजेंसी। तो जब मैसेज आया तो मैंने कहा भाई अगर घर जाना है तो जाना है। यहाँ आगे बढ़ना सामान के साथ में बहुत मुश्किल है, वापस जाना बहुत आसान है, क्योंकि आप सामान वहीं छोड़ दोगे और आप पैदल एक ही दिन में वापस कर लोगे जो आप 4-5 दिन में कर रहे हो। मैंने कहा अभी टाइम है, मैंने कहा बालू चेंज, चलो वापस। वो रोने लगा,